हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब लोग? तो जनरल स्टडीज मैराथन क्लासेस की जो सीरीज वो हमारी नेक्स्ट क्लास की है। आपको आपकी प्रेपरेशन में जो आप एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनमें आपको हेल्प करेगा। तो स्टार्ट करेंगे और इस क्लास को लेके आ रहा हूं मैं। मेरा नाम है डॉक्टर विपिन गोयल, जैसा कि आप सबको पता है। ओके, तो बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, ये सोशल मीडिया हैंडल्स, यहाँ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। सारे अपडेट्स वगैरह यहाँ पे आपको मिल जाएंगे और टेलीग्राम चैनल के साथ आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि सारे लेक्चर्स, वीडियोस, सब कुछ यहीं पे ही अपडेट होता है। और अगर आप लोग जो हैं स्टेट पीसीएस एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, असम, मध्य प्रदेश, हरियाणा, वेस्ट बंगाल, झारखंड, पंजाब और जम्मू कश्मीर, ये सारे स्टेट पीसीएस बैचेस हमारे पास अवेलेबल हैं। इसमें हम प्रीलिम्स प्लस मेंस की तैयारी करवाते हैं। 1-to-1 मेंटोरशिप, इंग्लिश हिंदी में नोट्स और प्रॉपर तरीके से आपको प्रीलिम्स और मेंस की सारी अंडरस्टैंडिंग आपको मिलती है। यहाँ पे हैंड रिटन नोट्स वगैरह भी देखने को मिलते हैं। ये कोर्सेज आप स्टडी IQ ऐप और वेबसाइट के ऊपर भी ले सकते हो, नहीं तो आप जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में लिंक मिले हुए हैं, उसको क्लिक करके भी आप कोर्सेज बाय कर सकते हो। आपको एक कोड लगाना है VIP लाइव, तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट देखने को मिलेगा। और देखते हैं जी आज हमारे लेक्चर में पहला क्वेश्चन क्या कहता है। तो देखिए स्क्रीन के ऊपर पहला क्वेश्चन। द वीकली कॉमन वील वॉज फाउंडेड बाय, ये पेपर है, न्यूज़पेपर है, वीकली पेपर है, ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? सो दिस इज द वीकली पेपर एंड दिस इज स्टार्टेड बाय द एनी बेसेंट। आंसर क्या बनेगा आपका? ए ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। एनी बेसेंट इज द राइट वन, आंसर नंबर 1। एनी बेसेंट के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने कॉमन व्हील तो किया ही किया था। दूसरा जो है इन्होंने स्टार्ट किया था कॉमन व्हील के अलावा जो है न्यू इंडिया भी इन्होंने स्टार्ट किया था एनी बेसेंट ने। एनी बेसेंट कहां से आई हुई हैं? एनी बेसेंट आयरलैंड से आई हुई लेडी हैं। 1917 कलकत्ता सेशन, जो आईएनसी का कलकत्ता सेशन था, वहां पे जो पहली विमेन चेयरपर्सन बनी थी आईएनसी की, वो भी एनी बेसेंट रही हैं। इन्होंने होम रूल लीग स्टार्ट करी थी बाल गंगाधर तिलक जी के साथ मिलके, लेकिन पहली बार जो है बाल गंगाधर तिलक जी ने स्टार्ट करी थी 1916 में। उसी ईयर में ही एनी बेसेंट ने स्टार्ट करी थी। बाल गंगाधर तिलक जी ने स्टार्ट करी थी महाराष्ट्र में और हेडक्वार्टर कहां पे बनाए थे? पुणे में। लेकिन जो एनी बेसेंट ने बनाई थी वो हेडक्वार्टर बनाए थे इन्होंने मद्रास, अदियार में हेडक्वार्टर बनाए थे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर। और बाल गंगाधर तिलक जी की बात करें हैं तो इनका जो पेपर है दैट इज मराठा, जो कि इंग्लिश भाषा में लिखा गया है, ठीक है। और दूसरा है केसरी, जो कि मराठी भाषा में लिखा गया है। और बाकी बाल गंगाधर तिलक जी ने तो बहुत सारी स्टेटमेंट बोली हैं। स्वराज इज माय बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। 2 बार जो है मांडले जेल गए हुए हैं ये। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर। और बाकी डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी जो है बाल गंगाधर तिलक जी ने स्टार्ट करी हुई है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर हो गया तुम्हें जी। और विपिन चंद्र पॉल की अगर मैं बात करता हूं तो ये एडिटर हैं डेमोक्रेट पेपर के, डेमोक्रेट के, ठीक है, इंडिपेंडेंट के, ये एडिटर है। कौन? विपिन चंद्र पॉल, क्लियर, ये याद रखना। सरोजिनी नायडू, ये पहली भारतीय महिला 1925 में 1925 में पहली भारतीय महिला चेयरपर्सन रही थी आपकी कानपुर सेशन में आईएनसी के अंतर्गत। पहली भारतीय, पहली इंडियन फीमेल, क्लियर, कानपुर सेशन के अंतर्गत देखने को आपको मिली थी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर, सरोजिनी नायडू। और एक चीज आपको और बताना चाहूंगा, इनको हम नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहते हैं, दैट इज भारत कोकिला। सरोजिनी नायडू ने लखनऊ पैक्ट जब साइन हुआ था 1916 में, उसमें हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए एम्बेसडर बोला था, द एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी फॉर द 1916 लखनऊ पैक्ट, दैट इज मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम यूनिटी का एम्बेसडर बोला था जब 1916 का लखनऊ पैक्ट साइन किया गया था। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? ए, एनी बेसेंट इज द करेक्ट आंसर, एनी बेसेंट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, शाबाश, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेट एट विच आरबीआई, इट्स नॉट आरबीएल, इट्स आरबीआई, परचेज और रीडिस्काउंट द बिल ऑफ एक्सचेंज ऑफ कमर्शियल बैंक इज कॉल्ड। देखिए यहां पे बिल ऑफ एक्सचेंज को रीडिस्काउंट की बात कर रहे हैं, जब परचेज करने की बात कर रहे हैं, और कहां से? कमर्शियल बैंक से। इस चीज को समझने के लिए आपको एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। वो कॉन्सेप्ट है क्या? पहले तो ध्यान से समझिए क्या होता है। देखिए एक टर्म होती है बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक टर्म होती है, ठीक है। ये टर्म समझनी पड़ेगी तभी आपको क्वेश्चन समझ आएगा। इसको ही हम ट्रेड बिल भी कहते हैं, ठीक है, ट्रेड बिल के नाम से भी इसको हम जानते हैं, और इसी को ही हम कमर्शियल बिल के नाम से भी जानते हैं।
कमर्शियल बिल्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये सिनोनिम है, ये तीनों एक ही नाम होते हैं यहां पे। अब यहां पे देखिए जी क्या होता है, क्या होता है कि हमारे इंडिया में ऐसी चीजें पॉसिबल हैं, लाइक फॉर एग्जांपल ए कंपनी हूं मैं, बी कंपनी हो आप। ठीक है, ए कंपनी हूं मैं और बी कंपनी हो आप। क्लियर, मैंने कुछ प्रोडक्ट बेचा, कुछ अमाउंट का प्रोडक्ट आपको बेचा। अब आपके पास पैसे नहीं है, ठीक है, आपके पास पैसे नहीं है, तो बहुत बड़ी कंपनी हो आप भी और मैं भी बहुत बड़ी कंपनी हूं, तो क्या होता है, तुम मुझे बी कंपनी यानी कि तुम मुझे रिटर्न में क्या दे दोगे, बिल ऑफ एक्सचेंज दे दोगे लिख के कि हाँ मैं इतने दिनों बाद आपको पैसे दे दूंगा। मैंने कहा ठीक है दे देना। ठीक है, तो क्या हुआ कि बी कंपनी ने बोला कि मैं आपको पैसे दे दूंगा 90 दिनों के बाद, 90 डेज के बाद जो है पैसे दे दूंगा। मैंने कहा ठीक है दे देना। मैं कहूंगा क्या, ब्याज के साथ दे देना भाई, जितने पैसे बने। फॉर एग्जाम्पल बी ने 90 दिनों बाद ए कंपनी को 100 रुपया देना है, मान के चल रहे हैं, एग्जाम्पल मान के चल रहे हैं, 100 रुपीज पे करने हैं 90 दिनों बाद, सारा ब्याज ब्यूज लगा के, सब कुछ लगा के। अब उस केस में अब ए कंपनी को जो है ये बिल ऑफ एक्सचेंज यानी कि ये सब चीजें 90 दिनों तक रखनी पड़ेंगी। अब मैं हूं वो ए कंपनी, मुझे एक चीज बताओ, जब मैं कंपनी हूं तो मुझे को ऑब्वियसली बात है पैसे की जरूरत पड़ सकती है ना, बिल्कुल पड़ सकती है। तो मैं ये बिल ऑफ एक्सचेंज किसको दूंगा, बी को दूंगा, ऑब्वियसली बात है। लेकिन उसमें तो क्राइटेरिया लिख ही दिया कि भाई 90 दिनों के बाद मिलेंगे, तो मैं किस पर्सन के पास जाऊं, मैं जाऊंगा बैंक के पास। पॉइंट समझ आया, बैंक के पास। अब बैंक ने सपोज करो इस पे लिखा हुआ है 100 रुपया, मुझे बैंक ने दे दिए 97, यानी कि बैंक ने मुझे कितने दे दिए, 97 रुपीज दे दिए, यानी कि बैंक यहां पे प्रॉफिट कितना कमाना चाहता है, 3 रुपए का प्रॉफिट कमाएगा। पॉइंट क्लियर हो गया, बिल्कुल कमाएगा। अब जो बात रह गई है इसमें, मैं जो हो गया, मैं तो निकल गया यहां से, मैं तो 97 लेके निकल गया। अब जो पैसे लिए जाएंगे बैंक द्वारा लिए जाएंगे, कहां से, बी कंपनी से। कब लिए जाएंगे, जब 90 दिन खत्म हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल जब बैंक ने मुझे पैसे दे दिए थे तो मैं तो बीच में से निकल गया, लेकिन उसी दौरान हमें क्या पता लगा कि जो बैंक है इसको भी पैसे की जरूरत पड़ गई। बिल्कुल पड़ सकती है, बिल्कुल पड़ सकती है पैसे की जरूरत, बैंक है डेली काम करता है, पैसे की जरूरत पड़ सकती है। अब मेरे पास तो आ नहीं सकता, मैंने तो ऑलरेडी लॉस में दे दिया इसको, इसके पास ये जा नहीं सकता क्योंकि 90 दिन लिखे हुए हैं। फिर ये किसके पास जाएगा, ये जाएगा आरबीआई के पास। पॉइंट समझ आया, कौन, बैंक जाएगा। बैंक जो आरबीआई है बैंक से पूछेगा कितने रुपए दिए थे तूने, वो कहेगा 97। चल तू ऐसे कर, मेरे से जो है तू 94 ले ले। क्लियर। अब आरबीआई भी कितना कमाना चाहता है, 3 रुपए कमाना चाहता है यहां पे। पॉइंट समझ आया, यहां पे आरबीआई भी कितने कमाना चाहता है, 3 रुपए कमाना चाहता है। कहां से, बैंक से। अब जो है 90 दिनों बाद आरबीआई बैंक को दे देगा, बैंक सीधा बी से पैसे ले लेंगे। लेकिन सर इसमें टर्म क्या हुई, क्लियर क्या हुआ, हमें क्लियर क्या हुआ, जो ये 3 रुपए यहां पे काटे थे ना बैंक ने, फिर आरबीआई ने 3 रुपए यहां पे काट लिए। ये 3 रुपए काटने का मतलब पता है क्या है, दिस इज कॉल्ड आपका बैंक रेट। ये जो बैंक रेट के ऊपर पैसे काटे गए हैं, ये ध्यान से समझिए, ये बैंक रेट के ऊपर पैसे काटे गए हैं, इसका मतलब क्या हुआ, द रेट, ये देखो डेफिनेशन पढ़ो, द रेट एट विच आरबीआई परचेजेस और रीडिस्काउंट द बिल ऑफ एक्सचेंज ऑफ कमर्शियल बैंक। अब ध्यान से समझो इसमें, द रेट एट विच, द रेट क्या है यहां पे, 3 रुपए, एट विच आरबीआई परचेजेस द बिल ऑफ एक्सचेंज फ्रॉम द बैंक्स। नंबर 1 ये कंडीशन क्लियर होगी। दूसरी ही उसी में डेफिनेशन थी, रीडिस्काउंट द बिल ऑफ एक्सचेंज। बैंक ने एक बार डिस्काउंट किया यहां पे और आरबीआई ने दोबारा से डिस्काउंट किया यहां पे, तो दैट मींस दिस इज कॉल्ड द रीडिस्काउंटिंग ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज। ये क्लियर हो गया तुम्हें, ये वर्ड क्लियर हो गए तुम्हें, से यस और नो, ये वर्ड क्लियर हो गए तुम्हें। द रेट एट विच आरबीआई रीडिस्काउंट द बिल ऑफ एक्सचेंज, दिस इज कॉल्ड आपका बैंक रेट। क्लियर हो गया, तो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। पॉइंट समझ आया तुम्हें, बैंक रेट इज द डेफिनेशन, और बैंक रेट की ही डेफिनेशन है ये। क्लियर, एक तो ये डेफिनेशन होती है बैंक रेट की, दूसरी डेफिनेशन बैंक रेट की ये होती है जिस रेट के ऊपर आरबीआई जो है बैंकों को पैसे देता है, जिस रेट के ऊपर आरबीआई बैंकों को पैसे देता है लंबे समय के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए पैसे देता है, उसे हम क्या कहते हैं, बैंक रेट के नाम से जानते हैं। क्लियर। रेपो रेट का मतलब क्या होता है, जिस रेट के ऊपर आरबीआई जो है बैंकों को पैसे देता है शॉर्ट टर्म के लिए, कम समय के लिए, उसे हम रेपो रेट कहते हैं। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, जिस रेट के ऊपर जो बैंक होते हैं आरबीआई को पैसे देते हैं, जिस रेट के ऊपर बैंक जो है आरबीआई को पैसे देते हैं
शॉर्ट टर्म के लिए, उसे हम क्या कहते हैं, रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। रिवर्स रेपो रेट में ये होता है जब आरबीआई को पैसे की जरूरत पड़ती है तो ऑब्वियसली बात है आरबीआई बैंक से ही लेगा। पॉइंट क्लियर हो गया तुम्हें। बेस रेट क्या होता है, बेस रेट का मतलब ये होता है कि जितने भी बैंक्स होते हैं वो एक बेस सेट कर लेते हैं कि जो भी बंदा आए, हाईली क्रेडिट पर्सन आए, कोई भी नॉर्मल बंदा है, जब भी बैंक से लोन लेने आएगा हम इस परसेंटेज से कभी भी नीचे नहीं जाएंगे। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बैंक हूं, आप हो एक कस्टमर, तो मेरे पास अगर आते हो तो मैंने बोला भाई मैं 8% पे दूंगा, ठीक है, लेकिन हमारी बेस लिमिट सेट हुई हुई है 7.5, मतलब मैं 7.5 तो कभी नीचे नहीं जाऊंगा। आप गए दूसरे बैंक के पास, उसने बोला कि 7.75% पे मैं दे दूंगा, यानी कि 7.75% में आपको पैसे दे दूंगा, ठीक है, ले सकते हो आप लोग। फिर आप तीसरे बैंक के पास जाए, फिर उसने बोल दिया 7.5 पे लूंगा, ठीक है, तो आप कहां से ले लोगे, 7.5, और हमारी बेस लिमिट सेट क्या हुई है, 7.5। कोई पर्सन, कोई बैंक आपको 7.3, 7.4, 7.45, 7.49 पे भी पैसे नहीं दे सकता। मतलब जिस रेट के नीचे आरबीआई कभी, बैंक जो है कभी भी पैसा नहीं दे पाएंगे आपको, दैट इज कॉल्ड आपका बेस रेट। क्लियर। तो आंसर नंबर क्या बनने वाला है आपका, सी ऑप्शन बनेगा यहां पे करेक्ट आंसर। चलिए जी अगला आंसर बताइए। चलिए अगला आंसर बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन बताइए, कुचिपुड़ी डांस ओरिजिनेटेड इन। देखिए कुचिपुड़ी जो डांस है हमारे देश का क्लासिकल डांस है, ये तो सबको पता है, और हमारे इंडिया में 8 क्लासिकल डांस है, वो भी मैं आपको बता दूंगा, बट यहां पे हम चलते हैं। कुचिपुड़ी जो है क्लासिकल डांस फॉर्म है कहां का, आंध्र प्रदेश का। आंसर नंबर क्या बनेगा, सी इज द करेक्ट आंसर, आंध्र प्रदेश इज द राइट वन, आंध्र प्रदेश। क्लियर। अब यहां पे जैसे राजस्थान है, यहां पे घूमर होता है, कर्नाटका है जक्षगन देखने को आपको मिलता है, यहां पे घूमर है, जक्षगन है। मणिपुर में मणिपुरी डांस फॉर्म है, ये क्लासिकल डांस फॉर्म है, मणिपुरी क्लासिकल डांस फॉर्म है। दो तो मैंने आपको बता ही दिए, कुचिपुड़ी भी क्लासिकल है, मणिपुर का मणिपुरी भी क्लासिकल है। इसके अलावा अगर मैं कथक की बात करूं, कथक हमारा नॉर्थ इंडिया में देखने को मिलता है। सतरिया की बात करूं, ये चौथा क्लासिकल डांस फॉर्म है, दिस इज इन द असम। 4 हो गए हैं यहाँ पे, ठीक है। और 5वां डांस फॉर्म जो है हमारी कहां पे देखने को मिलेगा, दैट इज कथकली, कथकली और मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम। क्लियर। सो ये दोनों कहां के हैं, केरल के हैं। एक है भारतनाट्यम, भारतनाट्यम, सो दिस इज द क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ द तमिलनाडु। क्लियर। और बताइए कहां का है डांस फॉर्म, क्लासिकल डांस फॉर्म, यस बता सकते हैं आप लोग, बताइए बताइए बताइए। एक रह गया है हमारा, यस उड़ीसी, उड़ीसी इज द क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ उड़ीसा। क्लियर। सो दीज आर द क्लासिकल डांस फॉर्म। क्लियर हो गया तुम्हें, यस आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आंध्र प्रदेश की अगर मैं बात करता हूं, आंध्र प्रदेश में कृष्णा गोदावरी डेल्टा आपका बनता है। कृष्णा रिवर के ऊपर जो है नागार्जुना सागर डैम देखने को मिलेगा, श्रीशैलम डैम देखने को आपको मिलेगा। गोदावरी रिवर के ऊपर 2 प्रोजेक्ट हैं आपके, एक है पोलावरम प्रोजेक्ट, क्लियर, जो कि आपको देखने को मिलेगा आंध्र प्रदेश में, और एक है आपका कालेश्वरम प्रोजेक्ट, कालेश्वरम प्रोजेक्ट जो कि आपको देखने को मिलेगा तेलंगाना में, तेलंगाना के अंतर्गत देखने को मिलेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और गोदावरी साउथ इंडिया की सबसे बड़ी रिवर है, ये सबको आपको पता है। तो आंसर नंबर क्या बनेगा जी आपका, सी ऑप्शन, दैट इज आंध्र प्रदेश इज द करेक्ट वन, आंध्र प्रदेश। क्लियर। मणिपुर के अंतर्गत हमारा एक फ्लोटिंग नेशनल पार्क है जो है कैबुल लामजाओ, कैबुल लामजाओ फ्लोटिंग नेशनल पार्क हमें देखने को मिलता है। और कैबुल लामजाओ फ्लोटिंग नेशनल पार्क है कौन सी रिवर के ऊपर, लोकतक लेक के ऊपर देखने को हमें मिलता है, लोकतक लेक के ऊपर। क्लियर, ये याद रखना। सो आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, आंध्र प्रदेश। चलिए अगला आंसर बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, शाबाश। जो मेमरी ग्लैंड्स होती हैं जो मिल्क प्रोडक्शन के लिए फीमेल बॉडी में, मेल बॉडी में भी होती है, लेकिन मिल्क प्रोडक्शन ऑब्वियसली बात है फीमेल बॉडी में होती है। ये जो है ग्लैंड्स किसकी मॉडिफिकेशन होती है, मेमरी ग्लैंड्स आर द मॉडिफिकेशन ऑफ विच ग्लैंड, सो दे आर द मॉडिफिकेशन ऑफ द दैट इज स्वेट ग्लैंड, पसीने की ग्रंथियां होती हैं ये। आंसर नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। स्वेट ग्लैंड की जो है मॉडिफिकेशन देखने को मिलती है जब हम मिल्क वर्ड यूज कर रहे हैं। मेमरी ग्लैंड्स, मेमरी ग्लैंड्स फीमेल में मिल्क प्रोडक्शन की बात करते हैं तो यहां पे मदर मिल्क में आईजीजी एंटीबॉडी देखने को मिलती है मदर मिल्क के अंतर्गत। क्लियर। अदरवाइज मिल्क के अंदर अगर नॉर्मल हम दूध पीते हैं तो लैक्टोज शुगर देखने को हमें मिलती है।
अगर दूध खट्टा हो जाता है तो लैक्टिक एसिड बन जाता है उसके अंतर्गत, और वो एसिड भी प्रेजेंट होता है। दूध को हम गर्म करते हैं 62.8 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 30 मिनट, क्लियर, 71.7 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 15 सेकेंड। ये जो टेम्परेचर होता है दिस इज कॉल्ड आपका पाश्चराइजेशन ऑफ मिल्क। ये पाश्चराइजेशन ऑफ मिल्क किसका कॉन्सेप्ट है? आपका लुईस पाश्चर का, जहां पे दूध के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं उनको खत्म करने की यहां पे बात करी जाती है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर। सलाइवरी ग्लैंड में एक याद कर लीजिए, पैरोटिड ग्रंथि। पैरोटिड ग्रंथि याद कर लीजिए। पैरोटिड जो पेपर में बहुत बार पूछी जाती है, यहां पे होती है, यहां पे चीक्स के अंदर, यहां पे, क्लियर। पैरोटिड ग्लैंड अगर इन्फ्लेम हो जाती है तो मम्स हो जाते हैं, क्लियर, ये याद रखना है। सीबेशियस से सीबम निकलता है। लैक्राइमल ग्लैंड जो है आपकी टीयर ग्लैंड है, यानी कि जहां से आंसू निकलते हैं, क्लियर, आंसू वाली ग्लैंड है जो आंखों में प्रेजेंट होती है। तो आंसर नंबर क्या बनेगा? ए, स्वेट ग्लैंड इज द करेक्ट आंसर। हियर इज द जो है मेमोरी ग्लैंड, क्लियर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। चलिए जी अगला आंसर बताइए। इंडिया का जो है पहला कॉन्टैक्ट इस्लाम के साथ कब आया था? इंडिया का पहला कांटेक्ट इस्लाम के साथ कब आया था? यस बता सकते हैं आप लोग जी। 7वीं सेंचुरी के अंतर्गत हमें देखने को मिला था 712 एडी में, जब अरब लोगों ने इंडिया में अटैक किया था। कहां पे? सिंध में, और फिर बाद में नॉर्थ इंडिया में अटैक किया था उन्होंने, अरेबिक पीपल ने किया था। पॉइंट क्लियर होगा तुम्हें? यस। तो ये क्या होगा? अरब मर्चेंट ऑफ द दैट इज मालाबार पोस्ट। आंसर नंबर डी, अरब मर्चेंट्स ने इंडिया में जो है आपका अटैक किया था। यस, सॉरी एक सेकंड, डी ऑप्शन ही बनेगा, ए ऑप्शन बनेगा, नॉट अरब मर्चेंट, इट्स ए ऑप्शन। अरब इन्वेजन ऑफ द सिंध, आंसर नंबर ए। अरब ने जो है इन्वेड किया था सिंध को, उसका आंसर बनेगा ए ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, आंसर नंबर ए। अरब ने इन्वेड किया था बिल्कुल, जब कॉन्कर किया था सिंध को, फिर नॉर्थ इंडिया में पहुंच गए थे ये। यस, आंसर नंबर ए इज द करेक्ट वन जी। आंसर नंबर ए बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। मीर कासिम ने अटैक किया था, बिल्कुल एक बच्चा कह रहा है मीर कासिम। यस, ए ऑप्शन बनेगा। चलिए जी अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नो ग्रीन हाउस इफेक्ट? देखिए ग्रीन हाउस इफेक्ट वर्ड का मतलब क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट? ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब ये होता है, जब आप नेचर के अंदर हम देखते हैं, नेचर के अंदर अगर हम देखें तो ये एटमॉस्फेयर गर्म होता है, ठीक है, वो बहुत सारी चीजों से गर्म हो सकता है, ग्रीन हाउस गैसेस हैं और भी बहुत सारे फैक्टर हैं जिससे एटमॉस्फेयर गर्म हो सकता है। उस गर्म एटमॉस्फेयर की अगर हम बात कर रहे हैं, अगर हो जाए तो वो होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट, जिसके लिए आपकी 6 तो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, क्लियर। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट शो करते हैं। 6 ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं, हमें स्टेटस मिला हुआ है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के ने हमें 6 ग्रीन हाउसेस के बारे में बताया है, जिसमें आपकी कार्बन डाइऑक्साइड आती है, मीथेन आती है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड आता है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन आता है, परफ्लोरोकार्बन आता है और नाइट्रस ऑक्साइड आती है, N2O आता है। यानी कि ये 6 ग्रीन हाउस गैसेस हैं जिनको स्टेटस मिला हुआ है। इसके अलावा जो ग्रीन हाउस इफेक्ट शो करते हैं वो कौन कौन से हैं? इंफ्रारेड रेज हैं आपकी, इंफ्रारेड रेज हैं आपकी, वाटर वेपर हैं आपके, क्लियर, वाटर वेपर हैं, और इसके अलावा जो है आपकी और क्या मिल सकती है? यस, ओजोन, ओजोन भी है। तो ये सारे जो हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट शो करते हैं यहाँ पे। तो इसमें ग्रीन हाउस इफेक्ट कौन शो नहीं करता? दैट इज सल्फर ऑक्साइड शो नहीं करता। आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। वाटर का हो गया, वाटर वेपर हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड का आपका ग्रीन हाउस गैस हो गया, मीथेन का मीथेन हो गया यहाँ पे, क्लियर। तो आंसर इसमें क्या बनने वाला है? आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ये सल्फर डाइऑक्साइड अगर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ मिल जाती है, अगर ये दोनों मिल जाएं तो एसिड रेन आती है, क्लियर, एसिड रेन, ये याद रखना। और रेनफॉल का फिनोमिना हमें कौन सी लेयर से देखने को मिलता है? ट्रोपोस्फियर से, क्षोभ मंडल से हमें देखने को मिलता है, याद रखना। तो आंसर नंबर सी। मीथेन को हम मार्श गैस के नाम से भी जानते हैं, दलदल वाली गैस कहते हैं इसको, और N2O नाइट्रस ऑक्साइड को हम कहते हैं लाफिंग गैस, हंसाने वाली गैस कहते हैं, और इसको जो है डॉक्टर एज ए एनेस्थीसिया के रूप में भी यूज करते हैं, एनेस्थीसिया के रूप में, क्लियर। आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, सल्फर डाइऑक्साइड। चलिए जी अगला क्वेश्चन बताइए। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए बताइए बताइए बताइए, शाबाश।
इनमें से ऐसी कौन सी चीज है जो कि गोल्ड को डिसॉल्व कर देगी? गोल्ड को डिसॉल्व करने वाली इनमें से कौन सी चीज देखने को आपको मिलती है? यानी कि गोल्ड को अगर हमने शुद्ध करना है तो उनमें से कौन सा एसिड का इस्तेमाल किया जाता है? देखिए, गोल्ड की अगर हम बात करते हैं तो गोल्ड को शुद्ध करने के लिए एक सोल्यूशन होता है जिसे हम क्या कहते हैं? एक्वा रेगिया, अमलराज जिसे हम कहते हैं, जिसमें आपका 3 पार्ट HCl के होते हैं और 1 पार्ट आपका HNO3 का देखने को हमें मिलता है। क्लियर? इसमें एक्वा रेगिया में, अमलराज में हम गोल्ड भी शुद्ध कर सकते हैं और हम प्लैटिनम भी शुद्ध कर सकते हैं यहां पे। क्लियर? गोल्ड और प्लैटिनम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहां पे HCl तो है नहीं, तो यहां पे HNO3 का ही पार्ट हम इस्तेमाल करेंगे, नाइट्रिक एसिड का ही इस्तेमाल करेंगे। आंसर नंबर 1 इज द करेक्ट वन। HNO3 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? ये लिखा हुआ है H2SO4, जिसे हम क्या कहते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड के नाम से भी जानते हैं और इसे हम किंग ऑफ एसिड के नाम से भी जानते हैं, किंग ऑफ एसिड्स के नाम से भी जाना जाता है। पॉइंट क्लियर होगा तुम्हें जी? आंसर नंबर क्या बनेगा? 1 ऑप्शन बनेगा करेक्ट वन। आंसर नंबर 1 दैट इज HNO3 नाइट्रिक एसिड। चलिए जी, अगला आंसर बात करते हैं। पावर के जो यूनिट होते हैं वो क्या होते हैं? पावर के जो यूनिट होते हैं वो क्या होते हैं? पावर के यूनिट होते हैं आपके वॉट। आंसर नंबर क्या बनेगा? बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। पावर जो होता है वो वर्क अपॉन टाइम देखने को हमें मिलता है। पावर के यूनिट होते हैं वॉट, ठीक है, वर्क के यूनिट होते हैं जूल और टाइम के क्या होते हैं? सेकंड। तो अगर पेपर में वॉट ऑप्शन नहीं आता तो आपको क्या आ जाएगा? जूल पर सेकंड ऑप्शन देखने को हमें मिलेगा। पॉइंट क्लियर है तुम्हें? अब हमें पता है एक वर्ड होता है 1 किलोवाट आवर, ये सुना है आप लोगों ने? 1 किलोवाट आवर किसके बराबर होता है ये पूछा जाता है। अब मुझे एक चीज बताओ, ये वॉट सेकंड, ये हम ऐसे लिख सकते हैं, वॉट सेकंड इज इक्वल टू 1 जूल। बिल्कुल, 1 वॉट सेकंड इज इक्वल टू 1 जूल। अब 1 किलोवाट का मतलब किलो में कितना होता है? 1000। और आर में क्या होगे? आर में सेकंड कन्वर्ट करने होंगे 60 मिनट, 60 ही आपके क्या बनेंगे? सेकंड बनेंगे। तो इसका मतलब क्या बनेगा? 3 पॉइंट इंटू 6 जूल, ये आपका बनेगा 1 किलोवाट आवर के बराबर। ये भी समझ आ गया तुम्हें? 1 किलोवाट आवर जो बनेगा वो 3.6 इंटू 10⁶ जूल के बराबर बनेगा। 1 हॉर्स पावर पूछा जा सकता है आपको, वो 1 हॉर्स पावर किसके बराबर होती है? 746 वॉट के बराबर देखने को हमें मिलती है। वोल्ट की अगर हम बात करूं, ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है आपका, पोटेंशियल डिफरेंस के यूनिट होते हैं वोल्ट। क्लियर? जूल मैंने आपको बता ही दिया है। क्लियर हो गया तुम्हें वर्क के? तो आंसर इसमें क्या बनने वाला है आपका? बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, दैट इज व्हाट इज द करेक्ट वन। वर्क अपॉन टाइम या एनर्जी अपॉन टाइम, वर्क इज जूल। क्लियर? एनर्जी के यूनिट भी जूल होते हैं, याद रखें। चलिए जी, अगला आंसर बताइए। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो है, बिल जो है आपका, उसको रॉयल एसेंट, रॉयल एसेंट का मतलब पता क्या है? कि जो हमारे अंग्रेज हैं उन्होंने हां कर दी थी कि ठीक है आप करो, पार्टी जो है पार्टीशन हम करेंगे और पास करवाओ। पहली बात तो इंडियन इंडिपेंडेंस बिल लेके कौन आया था? कौन सी पार्टी लेके आई थी? लेबर पार्टी। क्लियर? लेबर पार्टी। और लेबर पार्टी के जो मिनिस्टर थे, यानी कि उस टाइम ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? क्लेमेंट एटली। इन्होंने बोला था कि भाई जल्दी जल्दी पास करो और देश को आजाद करो। और इस बिल के बाद जब ये पास हुआ था, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में लाइनें खींची गई थी एंड दैट लाइन इज कॉल्ड आपका रेड क्लिफ लाइन। ये आपको सबको पता है, रेड क्लिफ लाइन। अब बात यह है कि रॉयल एसेंट कब मिला था? रॉयल एसेंट का मतलब हां कब हुई थी अंग्रेजों की? तो दैट इज ऑन द 18th ऑफ जुलाई 1947। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर? आंसर नंबर 4। मैं तुम्हें एक चीज क्लियर कर दूं, हमेशा के लिए दिमाग में क्लियर कर दूं, आप इंडिया का एग्जाम और भी बहुत सारी तैयारी करेंगे। एक चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि ये इंडियन इंडिपेंडेंस बिल जो है हाँ हुई 18 जुलाई, ठीक है? आपको सिर्फ जब आप पढ़ते हो ना तो आप ये याद कर लेते हो इंडियन इंडिपेंडेंस बिल 18 जुलाई को पास हुआ, 15 अगस्त के बाद हमने इंडिया पाकिस्तान कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। लेकिन कई बार क्या होता है कि पेपर में ये क्वेश्चन नहीं आता, आपको पूछ लेगा कौन सी पार्टी थी, कौन से प्राइम मिनिस्टर थे। ये जो मेरी एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट होता है ना, उसको ज्यादा फोकस करके पढ़ा करो, क्योंकि क्वेश्चन सीधे आना बहुत कम चांसेस रहते हैं, लेकिन जो मैं एक्सप्लेनेशन देता हूं इधर उधर वाली, वो ज्यादा चांसेस रहते हैं कि आपको एग्जाम में आ जाए। सो फोकस करना आपको, ठीक है जी? करें आगे? चलिए, आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, 18 जुलाई 1947। अगला क्वेश्चन देखिए जी क्या कहता है। आरबीआई ने एक जो है विजुअली इंपेयर्ड पीपल, जो देख नहीं सकते,
उनके लिए डिनोमिनेशन, भाई ये किस तरीके का नोट है, कौन सा नोट है, उसके लिए जो है आपने ऐप लॉन्च करी थी, एंड दैट ऐप इज मोबाइल एडेड, ठीक है, मोबाइल एडेड, यस, नोट आइडेंटिफायर. सो दिस ऐप was launched by RBI in the money, और that is the money app. क्लियर, आंसर नंबर क्या बनेगा, बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर. मनी ऐप लॉन्च करी थी. ये ऐप जो है एंड्रॉयड और iOS सिस्टम में देखने को हमें मिलती है. क्लियर. आरबीआई की अगर मैं बात करता हूं, आरबीआई बना था 1 अप्रैल 1935 को. क्लियर. और ये हेडक्वार्टर कहां पे थे उस टाइम पे, कोलकाता में थे, लेकिन 1937 में मेन हेडक्वार्टर इनके कहां पे बन गए थे, मुंबई में बन गए थे. और आरबीआई का जो आपका वो है लोगो जो है वो क्या है, टाइगर अंडर पाम ट्री. टाइगर अंडर पाम ट्री इज द लोगो. क्लियर, ये याद रखना है. और आरबीआई ने अगर हम बात करें मॉनेटरी पॉलिसी वगैरह, लैंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व यहां पे रहता है, बैंकर्स बैंक कहते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी कंट्रोल करना, ये सब इनके पास आता है. और यंग जो है हिल्टन यंग कमीशन की रिकमेंडेशन से जो है आपका आरबीआई बना था. ये याद रखें, 1926 में ये कमीशन बना था, उसके बाद जो है ये आरबीआई आपकी उसमें आया था. चले आगे बताइए. अगला क्वेश्चन देखिए जी क्या कहता है. इनमें से जो है आपका स्मॉलेस्ट इन टर्म्स ऑफ एरिया, जी यूनियन टेरिटरी बताइए, एरिया में सबसे स्मॉलेस्ट जो है देखने को कौन सी मिलती है. मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना. स्मॉलेस्ट तो मैं बता दूंगा, लार्जेस्ट बताना कौन सी है. यूटी बताना, ठीक है, लार्जेस्ट यूटी कौन सी है एरिया में, तुम मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे, लेकिन स्मॉलेस्ट मैं बता देता हूं, एंड दैट इज द लक्षद्वीप. आंसर इसमें क्या बनेगा, सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर. लक्षद्वीप में कोरल्स देखने को हमें मिलते हैं. लक्षद्वीप की कैपिटल है आपकी कावारत्ती. कावारत्ती. क्लियर, ये याद रखना है. और एक चीज आपको बता दूं, इंडिया में कोरल्स जो है 4 जगह पे मिलते हैं, गल्फ ऑफ कच्छ, लक्षद्वीप, गल्फ ऑफ मन्नार एंड अंडमान निकोबार आइलैंड के अंतर्गत हमें 4 जगहों के ऊपर जो मिलते हैं, दैट इज ये कोरल देखने को हमें मिलते हैं. अगर मैं बात करूं एरिया वाइज स्टेट की, तो सबसे बड़ी स्टेट जो है, सबसे बड़ी स्टेट एरिया वाइज राजस्थान है. सबसे स्मॉलेस्ट जो है आपकी, ये लार्जेस्ट स्टेट है, ये स्मॉलेस्ट स्टेट है, दैट इज गोवा. एरिया वाइज की बात कर रहे हैं हम. मैंने स्मॉलेस्ट आपको लक्षद्वीप बता दिया है, मुझे कमेंट सेक्शन में लार्जेस्ट बताना. पॉइंट क्लियर होगा तुम्हें. चलिए जी, आंसर नंबर क्या बनेगा, सी इज द करेक्ट आंसर. आंसर नंबर सी. चलिए अगला आंसर बताइए. ये क्वेश्चन जो है वैसे तो टर्की इसका आंसर है, 2020 का है, लेकिन हम इसमें ज्यादा घुसेंगे नहीं. ठीक है, ये मतलब पुराना क्वेश्चन है, बहुत पुराना क्वेश्चन है, बट हम नहीं जाएंगे इसमें. ठीक है, चलिए जी यहां पे आएंगे. कंट्री का पहला लाइकन पार्क जो है हमने लॉन्च किया था, ये कहां पे किया था. पहला लाइकन पार्क जिसे हम काई कहते हैं, तो दैट इज इन द उत्तराखंड. आंसर नंबर क्या बनेगा, सी इज द राइट आंसर, उत्तराखंड. उत्तराखंड की कैपिटल क्या है, देहरादून. क्लियर, देहरादून. देहरादून में सर्वे ऑफ इंडिया के भी हेडक्वार्टर देखने को हमें मिलते हैं, और यहां पे ही हमारे जो है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देखने को हमें मिलता है. फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट. क्लियर, ये याद रखना. उत्तराखंड इज द करेक्ट आंसर. जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, गंगोत्री नेशनल पार्क है, राजाजी नेशनल पार्क है, यहाँ पे गोविंद पशु विहार है, वैली ऑफ फ्लावर है. क्लियर, ये नंदा देवी नेशनल पार्क, बहुत सारे नेशनल पार्क हमें देखने को मिलते हैं कहां पे, उत्तराखंड के अंतर्गत. सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. क्लियर, ये जो मैंने नेशनल पार्क के नाम बोले हैं ये याद कर लेना, पेपर में आ जाते हैं. आंसर नंबर सी. सिक्किम जो है पहले आजाद भारत की पहली ऑर्गेनिक स्टेट रही है, और ओपन डिफिकेशन फ्री स्टेट. ओपन डिफिकेशन फ्री का मतलब क्या है, खुले में शौच ना करने वाली स्टेट भी हमारी सिक्किम रही है. सिक्किम की अगर हम बात करते हैं, सिक्किम जो है भारत देश का 22वां राज्य बना था. क्लियर, 36 अमेंडमेंट एक्ट 1975 के अकॉर्डिंग जो है ये हमारे आजाद भारत का 22वां राज्य बना था. मेघालय की बात करूं, अबॉर्ड ऑफ क्लाउड्स कहा जाता है, बादलों से घिरा हुआ शहर, स्टेट कहा जाता है. मेघालय में गैरो, खासी, जयंतिया नाम की हिल्स भी देखने को मिलती हैं. और मेघालय में मुंसम राम एक जगह है जहां पे वर्ल्ड की सबसे ज्यादा जो है बारिश देखने को हमें मिलती है.
त्रिपुरा एक ऐसा स्टेट है जो तीनों साइड से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। त्रिपुरा के अंदर जो है क्लाउडेड लिपर्ड नेशनल पार्क हमें देखने को मिलता है, क्लाउडेड लिपर्ड नेशनल पार्क। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? सी, उत्तराखंड इज द करेक्ट आंसर। पहला लाइकन पार्क उत्तराखंड में। जी बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। इनमें से कौन सी जो मेटल थी इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोगों को बिल्कुल भी पता नहीं थी? कौन सी मेटल बिल्कुल भी पता नहीं थी? इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को बिल्कुल भी पता नहीं थी, बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। यहां पे कौन सी मेटल है? देखिए मेटल के बारे में बात कर रहे हैं, कौन सी मेटल जो है आपको बिल्कुल भी पता नहीं थी। सबसे पहली जो मेटल डिस्कवर करी गई थी दैट इज द कॉपर, चाल्कोलिथिक एज में देखने को मिली थी। लेकिन जहां पे जो मेटल डिस्कवर नहीं करी गई थी, कभी भी नहीं करी गई थी यहां पे, दैट इज द आयरन। आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आयरन एज आपने सुना होगा, आयरन एज, क्लियर। आयरन एज 1000 to 600 बीसी के नाम से हम जानते हैं, जिसे हम लेटर वैदिक एज के नाम से भी जाना जाता है। तो दैट इज वैदिक एज में, लेटर वैदिक एज के टाइम पे जो है आयरन को ढूंढा गया था, उससे पहले बिल्कुल भी ढूंढा नहीं गया था। आंसर नंबर क्या बनेगा? डी इज द करेक्ट आंसर, क्लियर। गोल्ड हम कोलार माइंस वगैरह से लेते थे, क्लियर, ये याद रखना है आपको। तो आंसर नंबर डी। इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड के नाम से भी जानते हैं, प्राक ऐतिहासिक वर्ड कहते हैं। प्राक ऐतिहासिक वर्ड का मतलब पता क्या होता है? दैट मींस जो चीजें लिखित नहीं है, हम सिक्कों से, मूर्तियों से चीजों को पता करते हैं कि हाँ ऐसा कुछ हुआ होगा। पॉइंट क्लियर, ये याद रखना। और इसको हम ब्रॉन्ज एज के नाम से भी जानते हैं। ब्रॉन्ज का मतलब क्या होता है? कॉपर प्लस टिन, क्लियर। 70 जो है कॉपर प्लस टिन जो है आपका मिलके जो है ब्रॉन्ज बनाता है, ये याद रखना। तो आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आयरन इज द राइट वन। समझ आया तुम्हें? चलिए अगला बात करते हैं। चलिए जी अगला आंसर बताइए। अगला बताइए। होम रूल लीग जो है ये किसने स्टार्ट करी थी आपकी? मैंने अभी आपको एक्सप्लेनेशन में बताया था, ठीक है जी। आपको बताया था कि जो आपकी जो है होम रूल लीग किसने स्टार्ट करी थी? स्टार्टेड बाय द बाल गंगाधर तिलक जी फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक जी द्वारा जो है ये स्टार्ट करी गई थी सबसे पहली बार, और उसके बाद एनी बेसेंट ने करी थी। इनके बारे में हम पूरा डिटेल में पढ़ चुके हैं। बाल गंगाधर तिलक जी और एनी बेसेंट के बारे में बहुत सारे पॉइंट मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिए थे। लाला लाजपत राय जी की अगर मैं बात करता हूं, इन्हें हम पंजाब केसरी के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी अनहैप्पी इंडिया, अनहैप्पी इंडिया के नाम से इन्होंने पुस्तक लिखी थी। लाला लाजपत राय जी को लाठी चार्ज किया गया था, जिसका बदला लिया था भगत सिंह जी ने सॉन्डर्स को मार के। मारने का प्लान स्कॉट का था, लेकिन सॉन्डर्स को मारा था लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए। फिरोज शाह मेहता, ये पर्सन कौन है? ये मॉडरेट्स में आते हैं। जब हमारी आईएनसी बनी थी तो इनमें जो है फिरोज शाह मेहता भी प्रोमिनेंट पर्सन थे वहां पे जब आईएनसी बनी थी। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? बाल गंगाधर तिलक जी इज द करेक्ट आंसर। लोकमान्य तिलक कहते हैं, 2 बार मांडले जेल गए हुए हैं। स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, ये वर्ड जो है इन्होंने यूज किया था। चलिए अगला आंसर बताइए। यस, गीता रहस्य नाम की पुस्तक जो है इन्होंने लिखी है, बहुत बढ़िया। When is the joint meeting of the लोकसभा एंड राज्यसभा हेड? देखिए ज्वाइंट मीटिंग कब होती है लोकसभा और राज्यसभा की? ज्वाइंट सिटिंग, ज्वाइंट मीटिंग, आर्टिकल 108 में इसका वर्णन किया गया है। एक बिल होता है जिसे हम कहते हैं प्रपोजल। एक बिल जो है एक सदन से जाएगा, दूसरे सदन में आएगा, दूसरे सदन से पहले सदन में, इधर उधर बिल चलता चला जाएगा, डिस्कशन चलती चली जाएगी। एक बिल की जो लाइफ होती है वो कितने टाइम होती है? 6 महीने होती है। यानी कि 6 महीने के बाद वो बिल क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है, डेडलॉक हो जाता है। लेकिन राष्ट्रपति की नजरों में अगर वो बिल आना चाहिए, मतलब अच्छा है, आना चाहिए, कानून बनना चाहिए, तो वो क्या करते हैं? सबको बुला लेते हैं। तो वो ज्वाइंट सिटिंग करते हैं अंडर आर्टिकल 108 के दौरान, क्लियर। और इस चीज में ज्वाइंट सिटिंग होती है और इसका जो चेयरपर्सन होता है ज्वाइंट सिटिंग का, वो होता है स्पीकर ऑफ लोकसभा होते हैं। अगर स्पीकर एब्सेंट है तो डिप्टी स्पीकर जो है आपके चेयरपर्सन बन जाएंगे, अगर स्पीकर एब्सेंट है, क्लियर। तो इसका मीटिंग कब होगा? जब राष्ट्रपति चाहेंगे, तो दैट इज व्हेन प्रेसिडेंट कॉल्ड, क्लियर। तो आंसर नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। जब राष्ट्रपति बुलाएंगे तभी होगा, आंसर नंबर 1। चलिए जी अगला आंसर बताइए। विद बोथ द हाउस ऑफ द पार्लिंग सिटिंग टुगेदर द फॉलोइंग इज, क्या होगा?
क्या होगा? मैंने आपको अभी बताया ज्वाइंट सीटिंग होगी और ज्वाइंट सीटिंग में बिल पास होगा। रीजन मीन क्या होता है, क्योंकि लोकसभा के लोग ज्यादा हैं राज्यसभा से, तो लोकसभा वाले जो लोग ज्यादा हैं तो ऑब्वियसली बात है चीजें ज्यादा से ज्यादा कंसीडर करी जाएगी। टू कंसीडर एंड पास बिल ऑन विच द हाउसेस डजंट एग्री, मतलब जो हाउसेस एग्री नहीं कर रहे यहां पे वो चीजें पास करी जाएगी। तो आंसर नंबर सी। और एक चीज मैं आपको बता दूं, ज्वाइंट सीटिंग में जब भी बिल पास होगा वो सिंपल मेजोरिटी से पास हो जाएगा, यानी कि साधारण बहुमत 50% प्लस 1 प्रेजेंट एंड वोटिंग से पास हो जाएगा, ये याद रखना। तो आंसर नंबर क्या बनेगा? सी इज द करेक्ट आंसर, ज्वाइंट सीटिंग इज द करेक्ट वन। चलिए अगला आंसर बताइए। क्रॉपिंग पैटर्न वर्ड का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रॉपिंग पैटर्न? क्रॉपिंग पैटर्न वर्ड का मतलब क्या होता है? देखिए क्रॉपिंग पैटर्न का मतलब ये होता है, लाइक फॉर एग्जांपल जैसे फसलें हम उगाते हैं, जैसे हम फसलें उगाते हैं तो उसका क्या पैटर्न रहा है। मतलब की सीधी सी बात ये है, आज मैंने फसल उगाई, ठीक है, आज मैंने फसल उगा रहा हूं, तो मेरे पास जो है 1 बीघा जमीन है, तो मैं 1 बीघे को 4 हिस्सों में डिवाइड कर लेता हूं, 25 25 25 25, मतलब 25% के हिस्से के ऊपर मैं क्या उगा रहा हूं, दूसरे 25 पे मैं क्या उगा रहा हूं, तीसरे पे क्या उगा रहा हूं, चौथे पे क्या उगा रहा हूं। मतलब क्या हुआ कि जो डिफरेंट क्रॉप्स हमारी उगाई जा रही हैं 1 बीघा जमीन के ऊपर, तो उसका मतलब उस टाइम पे कौन कौन सी फसल उगाई जा रही है, तो दैट इज कॉल्ड क्रॉपिंग पैटर्न। तो दैट इज द प्रपोर्शन ऑफ ए एरिया अंडर द डिफरेंट क्रॉप्स एट ए पॉइंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड आपका क्रॉपिंग पैटर्न, उसे हम कहते हैं। पॉइंट समझ आया तुम्हें? आंसर नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर जी। आंसर नंबर 1, आंसर नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया तुम्हें? आंसर नंबर 1। चलिए अगला आंसर बताइए। ऑपरेशन फ्लड जो है ये किसके साथ रिलेट करता है? ऑपरेशन फ्लड जो है आपका किसके साथ जो है ये रिलेट करता है? ऑपरेशन फ्लड, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑपरेशन फ्लड, ऑपरेशन फ्लड लगा लो, ठीक है, व्हाइट रेवोल्यूशन लगा लो। ये जो वर्ड दिया गया था मिल्क प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए दिया गया था, आंसर नंबर 1। और डॉक्टर वर्गीस क्यूरियन जो फादर ऑफ ऑपरेशन फ्लड हैं, व्हाइट रेवोल्यूशन के जनक हैं, इनको बोला जाता है, डॉक्टर वर्गीस क्यूरियन को बोला जाता है। क्लियर? अगर मैं ग्रीन रेवोल्यूशन की अगर मैं बात करता हूं, ग्रीन रेवोल्यूशन, तो वो आपका किसके लिए हुआ था? एग्रीकल्चर के लिए, वीट वगैरह के लिए, राइस वगैरह के लिए, ठीक है। और अगर मैं बात करता हूं येलो, येलो फॉर द ऑयल प्रोडक्शन, क्लियर, येलो फॉर द ऑयल। फिश के लिए क्या था? ब्लू रेवोल्यूशन था। गोल्डन फॉर द हॉर्टिकल्चर, बागवानी जिसे हम कहते हैं, क्लियर। गोल्डन फाइबर जूट प्रोडक्शन के लिए देखने को मिला था। ग्रे फॉर द फर्टिलाइजर्स के लिए देखने को हमें मिला था। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। क्लियर? और कौन सा है? यस, और है आपका दैट इज सिल्वर इज फॉर द एग, सिल्वर फाइबर इज फॉर द सिल्क और कॉटन के लिए, पॉइंट समझ आया तुम्हें? तो दीज आर द डिफरेंट जो है आपके रेवोल्यूशंस। यस, पेट्रोलियम के लिए ब्लैक होता है, ठीक है, पेट्रोलियम के लिए ब्लैक होता है, बिल्कुल। पोटैटो के लिए राउंड होगा, मीट टोमेटो के लिए रेड हो जाएगा। क्लियर हो गया तुम्हें जी? क्लियर? आंसर नंबर ए, मिल्क प्रोडक्शन इज द करेक्ट आंसर। और इसके द्वारा जो है ये स्टार्ट किसके द्वारा किया गया था? इंडिया नेशनल डायरी डेवलपमेंट बोर्ड 1970 में ये स्टार्ट किया गया था। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। चलिए जी अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए गोल्डन जो है वो हॉर्टिकल्चर के लिए, एप्पल के लिए, सबके लिए, लेकिन गोल्डन फाइबर की अगर मैं बात करता हूं तो वो है जूट के लिए। एक बच्चा बीच में बोल रहा है, तो दैट इज गोल्डन फाइबर इज फॉर द जूट प्रोडक्शन। चलिए जी आगे बात करते हैं। मेन कैंप एक पुस्तक है जिसका मतलब क्या होता है? माई स्ट्रगल, माई फाइट, माई फाइट, ये वर्ड होते हैं इस चीज के लिए। तो ये मेन कैंप वर्ड यूज किसने किया था? ये बुक किसकी है? तो दैट इज एडोल्फ हिटलर। हिटलर जो है ये चांसलर था जर्मनी का। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई थी तो हिटलर जो है चांसलर था। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर? ये याद रखना है। विंस्टन चर्चिल 1942 में ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे। आपको याद होगा हमारे भारत देश में क्रिप्स मिशन भेजा गया था। क्रिप्स मिशन को भेजा किसने था? विंस्टन चर्चिल ने भेजा था। क्रिप्स मिशन को गांधी जी ने बोला था पोस्ट डेटेड चेक। गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक वर्ड यूज किया था, इसके लिए क्रिप्स मिशन के लिए यूज किया गया था। तो ये याद रखना। पॉइंट समझ आया तुम्हें?
जी, आंसर नंबर क्या बनेगा? डी इज द करेक्ट आंसर। यहां पे मुसोलिनी लिखा हुआ है, मुसोलिनी ने तो आपको पता है इटली के अंतर्गत जो है यहां पे फैसिज्म की बात करी थी। जैसे कि आपके हिटलर ने नाजिज्म की बात करी थी कि नाजी आजाद सुप्रीम, यहां पे फैजीवाद जो देखने को आपको मिला था। यस, क्लियर हो गया जी। पॉलिटिकल मूवमेंट को डिस्क्राइब करने के लिए ये वर्ड यूज किए जाते हैं। मुसोलिनी ने फैसिज्म पॉलिटिकल मूवमेंट के बारे में बताया था, इन्होंने नाजिज्म के बारे में हमें बताया था। तो आंसर नंबर क्या बनेगा? डी इज द करेक्ट आंसर। एडोल्फ हिटलर इज द राइट वन। मैनी ट्रांसप्लांटेड सीडलिंग्स डू नॉट ग्रो बिकॉज, जो ट्रांसप्लांटेड सीडलिंग्स होती हैं वो ग्रो क्यों नहीं करती? देखिए, ट्रांसप्लांट का मतलब क्या होता है? एक जगह से प्लांट को उठाया और दूसरी जगह के ऊपर हमने डाल दिया, तो दैट इज कॉल्ड ट्रांसप्लांटेड। अब एक चीज सीधी सी बात है, क्योंकि जब हम प्लांट्स को एक जगह से दूसरी जगह पर हम डालते हैं तो ऑब्वियसली बात है जो प्लांट्स की रूट्स होती हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाती हैं। ये तो सबको पता है, एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर रूट्स जाती हैं। तो अब जब एक जगह से हम दूसरी जगह के ऊपर रूट्स लेके जाते हैं ना, तो उनमें डैमेज हो जाता है, इसीलिए वो उस हिसाब से ग्रो नहीं कर पाती। सो दैट्स व्हाई ये ग्रो नहीं कर पाती, बिकॉज मोस्ट ऑफ द रूट हेयर्स आर लॉस्ट ड्यूरिंग द ट्रांसप्लांटेशन। आंसर इसमें क्या बनेगा आपका? सी इज द करेक्ट आंसर। आंसर नंबर सी, दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट पार्ट। क्लियर? आंसर नंबर क्या बनेगा आपका? सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। मोस्ट ऑफ द रूट हेयर्स आर लॉस्ट ड्यूरिंग द ट्रांसप्लांटेशन। आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश शाबाश। चलिए जी, इनमें से कौन सी जो चीज है वो कि आपका कनेक्टिव टिश्यू नहीं है? कनेक्टिव टिश्यू वर्ड का मतलब पता क्या होता है? पहले तो टिश्यू वर्ड का मतलब क्या होता है? जब सेल और सेल आपस में मिलते हैं, सेल और सेल आपस में मिलते हैं तो उसे हम टिश्यू के नाम से जानते हैं। बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्या होती है? वो होती है सेल। बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्या होती है? वो होती है सेल। सेल और सेल मिलकर टिश्यू बनाते हैं। अब बात यह है, यहां पे कनेक्टिव वर्ड आ गया। कनेक्टिव वर्ड का मतलब ये होता है जो हमारे शरीर की एक दूसरे की चीजों के साथ जो है चीजें ज्वाइन कर जाएं। तो दैट मींस ये ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे बॉडी पार्ट्स को ज्वाइन कर रहा हो या किसी भी ना किसी चीज को ज्वाइन कर रहा हो, मिला रहा हो, उसे हम कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। तो यहां पे नॉट पूछा है। ब्लड जो है, बोन जो है ये भी कनेक्टिव टिश्यू है, कार्टिलेज ये भी कनेक्टिव टिश्यू है, ब्लड ये भी कनेक्टिव टिश्यू है, लेकिन जो स्केलेटल मसल होती है, जो मांसपेशियां होती हैं वो। अब एक सीधी सी बात बताओ, जो आपकी मांसपेशी यहां पे है, ठीक है, जो यहां पे मांसपेशी है वो यहां पे थोड़ा आ जाएगी, पैर के पास थोड़ा आ जाएगी। कैसे हो सकता है? कहते हैं ना कि जब आपको चोट लगती है, मांस फट गया, ये नॉर्मल हम वर्ड घरों में यूज करते हैं, भाई मांस फट गया, यहाँ पे उसका प्लास्टर लग गया या कुछ भी लग गया, तो दैट मींस यहाँ पे जो है आपकी जो मांसपेशी है वो पर्टिकुलर ऑर्गन की पर्टिकुलर ही होती है, वो दूसरे ऑर्गन के साथ जो है चीजें नहीं जुड़ती। अब मैं बोन की बात करता हूं, तो बोन जो है यहां पे दोनों को ज्वाइन कर रही है। क्लियर? यहां पे भी और यहां पे भी। क्लियर? कार्टिलेजेस छोटे छोटे हल्के हल्के जो रेशे होते हैं ऐसे वाले। क्लियर? तो दैट इज कॉल्ड कार्टिलेजेस। कार्टिलेजेस भी ये दो पार्ट्स को ज्वाइन कर रही होती है। जो ब्लड होता है, ब्लड तो फ्लूइड है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, सारे बॉडी पार्ट्स में हमारा ब्लड ही घूमता चला जा रहा है। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? डी ऑप्शन बनेगा। स्केलेटल मसल इज द करेक्ट वन। क्लियर हो गया तुम्हें जी? आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, स्केलेटल मसल। अब यहां पे एक चीज देखने हैं, बोन की अगर मैं बात करता हूं, बोन की स्टडी को हम क्या कहते हैं? ऑस्टियोलॉजी के नाम से जानते हैं। बोन का नाम को, स्टडी को ऑस्टियोलॉजी। और बोन्स के अंदर कैल्शियम और फास्फोरस आपको चाहिए होता है, नंबर 2। थर्ड इज द जो है बोन्स हो गया, ठीक है, ये हो गया। और ब्लड की अगर मैं बात करता हूं, ब्लड जो है आपका एल्कलाइन होता है, क्षारीयपन होता है इसके अंतर्गत, और इसकी पीएच वैल्यू होती है 7.4। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। क्लियर? इसमें प्लाज्मा भी होता है, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स सब देखने को आपको मिलते हैं। ब्लड का 55% जो होता है वो होता है प्लाज्मा। क्लियर? प्लाज्मा जो होता है वो बॉडी पार्ट्स को एक दूसरे पार्ट्स को कनेक्ट करता है। स्केलेटल मसल जो मसल्स हैं, एक चीज मैं आपको बताता हूं, हमारी टोटल हड्डियां कितनी होती हैं? 206। बच्चों में 300 होती हैं। क्लियर? क्योंकि फिर बाद में जुड़ती हैं और नंबर कम रह जाता है। मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ हमारी मसल्स कितनी होती हैं, हमारी मसल्स कितनी होती हैं। अच्छा, मसल्स की स्टडी को क्या कहते हैं? मायोलॉजी। मसल्स कोई कॉन्ट्रैक्शन में, मसल्स भी कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में आपके दो प्रोटीन काम करते हैं, वन इज द एक्टिन एंड द सेकंड वन इज द मायोसिन प्रोटीन। क्लियर? तो आंसर इसमें क्या बनेगा? डी। स्केलेटल मसल इज द करेक्ट वन। स्केलेटल मसल, यस।
वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल, वेरी गुड मॉर्निंग। जल्दी से जल्दी आंसर बताइए। गुड मॉर्निंग तो बहुत देर से हो गई है हमारी। यस शाबाश। अगला क्वेश्चन बताइए, शाबाश। वेरी गुड मॉर्निंग। देखिए जी, इकोनॉमिक ग्रोथ इन कंट्री एक्स विल इंक्रीजली हैव टू अकर इफ। देखिए सीधी सी बात ये होती है, हमारे भारत देश में इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब क्या होता है, आर्थिक विकास वर्ड का मतलब ये होता है सब लोगों के पास काम मिल रहा है, बिजनेस मिल रहा है, जो वर्कर्स हैं उनको भी काम मिल रहा है, वर्कर को काम मिल रहा है, सबको काम मिल रहा है, बिजनेस मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, जिससे क्या है उनका जो डेली का कंजम्पशन है वो भी अच्छा हो रहा है और उनकी डिमांड्स भी बढ़ती हैं। तो दैट मींस दिस इज कॉल्ड ग्रोथ। इसे हम ग्रोथ कहा जाता है। क्लियर। और ये ग्रोथ कब होगी, जब इसके पास पैसा होगा, या किसी भी कंट्री के पास पैसा होगा। आप अपनी ग्रोथ कैसे देखते हैं, जैसे आप किसी भी जॉब में आप काम करते हैं, प्राइवेट में करते हैं, गवर्नमेंट में करते हैं, तो आप अपनी आपकी ग्रोथ को कैसे डिफाइन करते हैं, पैसे से। पैसे से कैसे डिफाइन करते हैं, वो मेंटली ग्रोथ तो अलग बात है, लेकिन ग्रोथ ऐसे भी होता है ना कि इस साल मैं इतने कमा रहा था, अगले साल मैं इतने कमा रहा हूं, तो मतलब मेरी ग्रोथ हो रही है, जब मेरी 6 महीने बाद सैलरी बढ़ जाएगी या कुछ भी इस तरीके से, तो दैट इज कॉल्ड ग्रोथ। पॉइंट क्लियर। सो इसीलिए इकोनॉमिक ग्रोथ तब होगी जब हमारे भारत देश में पैसा देखने को मिलेगा, या किसी एक्स कंट्री में पैसा देखने को मिलेगा, बिकॉज देयर इज कैपिटल फॉर्मेशन इन द एक्स कंट्री। क्लियर। एक्स कंट्री में कैपिटल फॉर्मेशन हो रही है। यहां पे कैपिटल वर्ड का मतलब क्या है, पैसा। पॉइंट क्लियर हो गया तुम्हें जी। देयर इज ए कैपिटल फॉर्मेशन इन द एक्स कंट्री। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैपिटल वर्ड जो होता है, एक चीज आपको और बता दूं, एक पेपर में वर्ड आ जाता है कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स, ये कैपिटल गुड्स क्या होती हैं, कैपिटल गुड्स का मतलब क्या है, मशीनरी। पॉइंट समझ आया। रिसोर्सेस, इसके ऊपर हम बात करते हैं, लेबर के ऊपर बात नहीं करते, हम बात करते हैं मशीनरी, रिसोर्सेस क्या है हमारे पास, तो दैट इज कॉल्ड कैपिटल गुड्स। पॉइंट क्लियर हो गया तुम्हें। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो बनेगा सी ऑप्शन बनेगा। अच्छा एक चीज मैं और बता दूं, जब हमारे भारत देश में इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, मैंने आपको बताया कि आप लोगों को पैसा मिल रहा है, काम मिल रहा है, बिजनेस मिल रहा है, तो आपकी क्या हो रही है, ग्रोथ हो रही है। जब ग्रोथ हो रही है तो ऑब्वियसली बात है, पैसा आपके पास है, तो आप क्या करोगे, डिमांड बढ़ाओगे। ये तो सबको पता है, डिमांड बढ़ेगी। जब आपके पास पैसा बढ़ रहा है तो डिमांड्स भी बढ़ेंगी। जब डिमांड्स बढ़ जाएंगी तो इसका मतलब क्या होने वाला है, इन्फ्लेशन। कहने का मतलब ये होता है इकोनॉमिक ग्रोथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इन्फ्लेशन। जब किसी देश में इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, उसी देश में मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन भी देखने को हमें मिलेगा। तो दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्लियर। एक तो ये याद रखना है। एक चीज ये भी याद रखनी है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। हमारे भारत देश में जो आरबीआई ने बोला हुआ है, कितना टारगेट बोला हुआ है, 4 ± 2%, दैट मींस 2 से 6% जो है आपका इन्फ्लेशन बोला हुआ है कि दैट इज गुड फॉर द इकोनॉमी। यानी कि 2 या 6% के बीच में अगर इन्फ्लेशन हो रहा है तो दैट इज गुड फॉर द इकोनॉमी। क्लियर हो गया तुम्हें। सो दिस इज द पार्ट। चलिए जी अगला आंसर बताइए। शाबाश, बहुत बढ़िया। द 42nd अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976, विच वर्ड वाज एडेड टू द प्रीएम्बल। कौन से वर्ड जो है प्रीएम्बल में ऐड किए गए थे 42nd अमेंडमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग। 42nd अमेंडमेंट एक्ट को हम क्या कहते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। प्रीएम्बल जो होता है, प्रस्तावना जिसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, प्रीफेस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान का पहला पेज जिसे हम कहते हैं। क्लियर। और इसमें हमने 3 वर्ड ऐड किए थे प्रीएम्बल में, और 3 वर्ड कौन से हैं, सोशलिस्ट सामाजिक, सेकुलर पंथनिरपेक्ष जिसे हम धर्मनिरपेक्ष के नाम से जानते हैं, और इंटीग्रिटी जिसे हम अखंडता वर्ड के नाम से जानते हैं। सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, ये 3 वर्ड है आप लोगों के। क्लियर। तो इसमें हमने कौन से वर्ड ऐड किए थे, 2 वर्ड ऐड किए गए हैं यहाँ पे, सोशलिस्ट एंड सेकुलर। ये दोनों वर्ड यानी कि सी और डी आपका ऑप्शन बनेगा यहाँ पे। सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी 3 वर्ड हमने ऐड किए थे। क्लियर हो गया तुम्हें जी। आंसर नंबर सी एंड डी इज द करेक्ट आंसर। डेमोक्रेटिक वर्ड का मतलब क्या होता है कि जिसमें लोग वोट करते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं, और हमारे भारत देश में रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी देखने को हमें मिलती है। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, इसका मतलब कोई भी पर्सन 18 या 18+ वाला पर्सन है वो वोट कर सकता है। आर्टिकल 326 में लिखा हुआ है राइट टू वोट, जिसे हम यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के नाम से जानते हैं, यूनिवर्सल एडल्ट सुफ्रेज वर्ड के नाम से भी जाना जाता है।
और इक्वालिटी के लिए आर्टिकल कौन सा है आपका, आर्टिकल नंबर 14, राइट टू इक्वालिटी, 14 से 18 तक। सेकुलर वर्ड का मतलब क्या होता है कि हम किसी भी धर्म को नहीं मानते, मतलब हमारी कंट्री किसी भी धर्म को नहीं मानती, लेकिन सभी धर्मों की रिस्पेक्ट है हमारे भारत देश में, तो दैट इज कॉल्ड सेकुलर वर्ड। सोशलिस्ट, सोशलिस्ट आपको पता ही है, समाजवादी, मतलब देश के लोगों के लिए काम करना है, वेलफेयर के लिए काम करना है, तो आंसर नंबर सी एंड डी इज द करेक्ट वन, सी एंड डी। चलिए अगला आंसर बताइए। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग लीफ मॉडिफिकेशन अकर इफ इन द डेजर्ट एरिया टू इनहिबिट वाटर लॉस। देखिए डेजर्ट एरिया की बात हो रही है, यहां पे मरुस्थल की बात होती है, और उसमें पानी ना लॉस, उसमें पानी ना लॉस हो तो उसमें क्या मॉडिफिकेशन हो सकती है, पत्तों की, पत्तों की क्या मॉडिफिकेशन हो सकती है अगर वहां से पानी लॉस नहीं करवाना, अगर वो डेजर्ट कंडीशन में है। तो आपको पता सीधी सी बात है, डेजर्ट कंडीशन में पानी तो होगा नहीं, सनलाइट आती रहेगी और प्लांट जो है पानी उड़ता रहेगा, तो इसीलिए पत्ते क्या मॉडिफिकेशन करते हैं अपने आप में, नंबर वन हार्ड एंड द वैक्सी लीव्स, बिल्कुल वैक्स बना लेते हैं और उससे पानी जो है इवेपोरेट होना कम हो जाता है, तो पहला पॉइंट तो आपको बिल्कुल सही है, क्लियर। टाइनी लीव्स और नो लीव्स, ये भी आपका ऑप्शन सही है, जब छोटे पत्ते हो जाएंगे, जब पत्ते होंगे ही नहीं, जो लीव्स हैं उसकी जगह के ऊपर कांटे बन जाएंगे, ये भी आपका ऑप्शन सही है, तो इसका आंसर क्या बनने वाला है आपका, डी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, 1 2 3 इज द करेक्ट आंसर, ये सारे ऑप्शन जो हैं आपके सही हैं, ऑल आर करेक्ट वन। जी पॉइंट समझ आ गया आप लोगों को, ऑल आर करेक्ट वन, यस। आंसर नंबर क्या बनेगा जी आपका, डी ऑप्शन बनेगा, 1 2 3 इज द करेक्ट आंसर। पत्ते तो है ही नहीं, कांटे बन चुके हैं, या तो कांटे पत्ते ही नहीं होंगे, या फिर इनकी जो है आई मीन वैक्स लीव वगैरह देखने को आपको मिल जाएगी यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पेपर में बहुत आता है, ठीक है, ये यूपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन था जो मैंने आपको करवाया है, और इस तरीके क्योंकि जनरल क्वेश्चन है, साइंस का क्वेश्चन है, और उन्होंने डी ऑप्शन टिक किया हुआ है, तो हम उसको डी को ही टिक करेंगे। काफी बच्चे कह रहे हैं कि, मतलब एक दो बच्चे कह रहे हैं कि उसमें 1 और 3 आना था, मुझे भी 1 और 3 लगता था, लेकिन यूपीएससी ने इसको 1 2 3 तीनों को टिक किया हुआ है, तो इसीलिए हम तीनों को ही टिक करने वाले हैं, क्लियर। चलिए जी अगली बात करते हैं, इफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिड्यूसेस द कैश रिजर्व रेशो इट विल, क्या होगा, अगर सीआरआर कम हो जाता है तो क्या होगा। देखिए सीआरआर का मतलब क्या होता है, जिसमें जो आरबीआई होती, जिसमें जो बैंक्स होते हैं, कमर्शियल बैंक्स जो होते हैं, वो आरबीआई के पास कुछ पैसे रखते हैं कैश फॉर्म में, और ये आरबीआई का रूल है, ये आरबीआई का रूल है। आरबीआई का रूल का मतलब क्या है कि बैंक को कुछ पैसे रखने पड़ेंगे आरबीआई के पास रिजर्व के तौर पे, जिसे हम कहते हैं कैश रिजर्व रेशो के नाम से जानते हैं, क्लियर। अगर सीआरआर कम हो जाती है, कैश रिजर्व रेशो जो है आपकी कम हो जाती है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब बैंक आरबीआई के पास पैसे कम रख रहे हैं, सीधी सी बात है, अब आरबीआई के पास पैसा कम आ रहा है बैंकों की तरफ से, इसका मतलब पैसे बढ़ कहां पे रहे हैं, बैंकों के पास पैसे बढ़ रहे हैं। अगर बैंकों के पास पैसे बढ़ रहे हैं तो वो क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोन देंगे, पॉइंट समझ आया। तो इसका मतलब क्या हुआ, सो इट इंक्रीजेस द क्रेडिट क्रिएशन, जहां से ऋण जो है आपका बढ़ेगा, पॉइंट समझ आया तुम्हें, यस। आंसर नंबर 1 इज द करेक्ट वन, आंसर नंबर 1 क्लियर हो गया तुम्हें जी, आंसर नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। आरबीआई अगर रिड्यूस कर रहा है सीआरआर, तो इसका मतलब आरबीआई के पास पैसा कम आ रहा है, इसका मतलब बैंकों के पास पैसा बढ़ रहा है, तो दैट मींस ये हो गया है। अच्छा अगर सपोज करो कि अगर वो रिड्यूस कर रहा है, कौन, आरबीआई, क्योंकि आरबीआई की पॉलिसी के अकॉर्डिंग ही तो चलेगा। अगर आरबीआई जो है सीआरआर को कम कर रहा है, तो एक्चुअली वो करना क्या चाहता है, हमारे भारत देश में बैंकों के पास पैसा बढ़ाना चाहता है, बैंकों के पास पैसा बढ़ेगा तो लोगों के पास पैसा ज्यादा जाएगा, क्योंकि लोन देंगे। अगर लोगों के पास पैसा ज्यादा जाएगा तो लोग इन्वेस्ट करेंगे, कहां पे, कोई बिल्डिंग बनाएगा, कोई दुकान खोलेगा, कुछ ना कुछ करेगा, जिससे लोगों को काम मिलना स्टार्ट हो जाएगा, दैट इज एम्प्लॉयमेंट मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। इसका मतलब वो एम क्या कर रहा है, ग्रोथ, एंड दैट ग्रोथ इज इकोनॉमिक ग्रोथ, जो हमने पहला क्वेश्चन पढ़ा था। इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब ही क्या है, आपके पास पैसे कितने बढ़ रहे हैं।
अगर हम सीआरआर को कम कर रहे हैं, बैंकों के पास पैसे बढ़ रहे हैं, इनडायरेक्टली लोगों के पास पैसे ज्यादा जाएंगे, मार्केट में पैसे ज्यादा जाएंगे और एट द एंड क्या होगी, ग्रोथ होगी। और वो ग्रोथ कौन सी होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को हमें मिलेगी। अगर इकोनॉमिक ग्रोथ करना, जो सीआरआर अगर हम कम कर रहे हैं और इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, तो इसका मतलब आरबीआई कोई ना कोई पॉलिसी लगा रही है। तो पॉलिसी कौन सी है ये, दैट इज कॉल्ड चीप मनी पॉलिसी। चीप मनी पॉलिसी, एक्सपेंशनरी मनी पॉलिसी, क्लियर, और लूज मनी पॉलिसी। सो दीज आर द पॉलिसी। क्लियर हो गया तुम्हें, ये चीप मनी पॉलिसी है, एक्सपेंशनरी मनी पॉलिसी है और लूज मनी पॉलिसी देखने को हमें मिलती है। पॉइंट समझ आया। सो इसका आंसर क्या बनेगा, ए इज द करेक्ट वन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। द नोन फोर्सेस ऑफ नेचर कैन बी डिवाइडेड इनटू द 4 क्लासेस, दैट इज ग्रेविटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, वीक न्यूक्लियर फोर्सेस एंड द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस। अब बात यहां पे क्या कर रहा है, इसमें बात क्या कर रहा है, विद रेफरेंस टू देम विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट नहीं है। ग्रेविटी इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द 4, गलत। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सी होती है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इज द सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट वन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एक्ट ओनली द पार्टिकल्स विद एन इलेक्ट्रिक चार्ज, नहीं, ठीक है। और वीक न्यूक्लियर फोर्सेस कॉज द रेडियो एक्टिविटी, नहीं। कहां पे है ये, अच्छा इसने क्या पूछा है, नॉट करेक्ट। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, बिल्कुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक उसी के ऊपर होगी, इलेक्ट्रिक चार्ज जहां पे होगा। और वीक न्यूक्लियर फोर्सेस जो हैं वो रेडियो एक्टिविटी कॉज करते हैं, बिल्कुल सही। और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को होल्ड करके रखती है इनसाइड द न्यूक्लियस। तो इसका आंसर क्या बनेगा, ए इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि ग्रेविटी जो है सबसे वीकेस्ट होगी, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है वो सबसे वीकेस्ट देखने को हमें मिलती है। पॉइंट समझ आया। तो आंसर नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। और रेडियो एक्टिविटी क्या होता है, रेडियो एक्टिविटी क्या होता है, कहीं से किसी भी सब्सटेंस से अल्फा, बीटा और गामा रेज निकलती हैं, तो उस सब्सटेंस को रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कहते हैं और उस प्रोसेस को रेडियो एक्टिविटी के नाम से जानते हैं। और इस रेडियो एक्टिविटी को किसने बताया था, हेनरी बैकुरल ने हमें बताया था, क्लियर। मैरी क्यूरी ने हमें बताया था और पेरी क्यूरी ने हमें बताया था, क्लियर। ये 3 लोग थे, लेकिन मेन नाम हेनरी बैकुरल का ही आता है। जितने भी रेडियोएक्टिव सब्सटेंस होंगे खत्म होंगे, एट द एंड लास्ट प्रोडक्ट कौन सा रहने वाला है, लास्ट प्रोडक्ट हमेशा लेड रहता है, पीबी रहता है, ये याद रखना। पॉइंट क्लियर, ये याद रखें। और लेड की जो ओर होती है, लेड की ओर होती है गैलिना, नंबर 1। टेट्रा इथाइल लेड हम यूज करते हैं गाड़ियों में एज एन एंटी नॉकिंग कंपाउंड। एंटी नॉकिंग का मतलब पता क्या होता है, गाड़ियों में जो खड़खड़ होती है उसको दूर करने के लिए यूज किया जाता है। तो आंसर नंबर 1 इज द करेक्ट वन, आंसर नंबर 1। बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश शाबाश। पार्लियामेंट की सबसे बड़ी कमेटी का जो नाम है वो क्या है, द लार्जेस्ट कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट इज। यहां पे कुछ कमेटीज के नाम लिखे गए हैं, जैसे कि पब्लिक अकाउंट कमेटी, एस्टीमेट कमेटी। ये दोनों को हम सिस्टर कमेटी और ट्विन कमेटी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, ये तीनों जो हैं आपकी, ये तीनों को हम फाइनेंशियल कमेटीज के नाम से जानते हैं, तीनों को फाइनेंशियल कमेटीज के नाम से। नाउ द क्वेश्चन इज लार्जेस्ट कमेटी कौन सी है, तो लार्जेस्ट कमेटी जो है वो है आपकी एस्टीमेट कमेटी। आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, क्लियर। एस्टीमेट कमेटी में 30 लोग होते हैं और 30 के 30 जो होते हैं वो लोकसभा से होते हैं। राज्यसभा का कोई भी मेंबर जो है एस्टीमेट कमेटी में नहीं होता। और ये किस चीज के एस्टीमेट लगाते हैं, बजट, डेली टू डेली जो खर्चा होता है, वो सब चीजों के जो खर्चे वगैरह होते हैं वो ये एस्टिमेशन लगाते हैं। पब्लिक अकाउंट कमेटी में 22 लोग होते हैं, जिसमें 15 जो होंगे लोकसभा से और 7 जो होंगे राज्यसभा से होते हैं। और पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है ये क्या करती है, जो कैग होता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इसकी जो रिपोर्ट आती है वो प्रेसिडेंट के पास आती है, प्रेसिडेंट आगे पार्लियामेंट में पेश कर देता है, पार्लियामेंट आगे पब्लिक अकाउंट कमेटी के पास दे देती है, पब्लिक अकाउंट कमेटी उस रिपोर्ट को पब्लिश कर देती है और कहती क्या है कि कैग ने घोटाला निकाला, क्लियर। और पब्लिक अंडरटेकिंग जो होती है, ये जितने भी डेली के पब्लिक वर्क काम होते हैं उस चीजों की एस्टिमेशन, इस चीजों की डिटेल जो है ये लगाता है, क्लियर। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर, ये याद रखना है। पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी में भी 22 लोग होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा और 7 आपके राज्यसभा से होते हैं। एक चीज बतानी है,
अगर आपसे पूछा लार्जेस्ट कमेटी तो भी एस्टिमेट कमेटी बनेगा, अगर आपसे पूछा कि कौन सी कमेटी में सारे मेंबर लोकसभा से होते हैं तो भी आंसर आपका बनेगा एस्टिमेट कमेटी। सुपर इंपॉर्टेंट पार्ट है। इन सभी कमेटी के जो चेयरमैन होते हैं, इन सभी कमेटी के, ये तीनों की बात कर रहा हूं मैं, इन तीनों कमेटी के जो चेयरमैन होते हैं वो ऑपोजिशन पार्टी के मेंबर होते हैं हमेशा, नंबर 1। और हर बंदे का कार्यकाल जो होता है चेयरमैन का 1 साल होता है, और उसको अपॉइंट करने वाली अथॉरिटी कौन है? स्पीकर ऑफ द लोकसभा। स्पीकर ऑफ द लोकसभा अपॉइंट करते हैं और हमेशा ऑपोजिशन पार्टी के मेंबर को 1 साल के लिए अपॉइंट किया जाता है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आंसर नंबर बी। आंसर नंबर बी जी। चलिए जी अगला आंसर बताइए। Mycorrhizal biotechnology has been used in rehabilitating degraded sites because mycorrhiza enables a plants to। देखिए जी क्या है माइकोराइजल बायोटेक्नोलॉजी जो है ये किस चीज के लिए काम करती है, मतलब किस चीज को हेल्प करती है करने में। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। देखिए जी माइकोराइजा होता क्या है, ये प्लांट्स और फंगस का जो होता है ये होता है आपका दैट इज द सिम्बायोटिक एसोसिएशन, जिसमें दोनों को हेल्प मिलती है। जब हम बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर दें, बायोटेक्नोलॉजी का अगर इस्तेमाल कर दें, जा तो हम उसको पेस्ट रेजिस्टेंट बनाते हैं, या फिर हम उसके जेनेटिक कॉम्पोजिशन को चेंज करते हैं, या फिर हम ऐसी चीजों को हेल्प करवाई जाती है कि एडवर्स कंडीशन में रहने के लिए वो मजबूर रहें, मतलब एडवर्स कंडीशन में भी वो रह सकते हो, या फिर हम बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं कि अगर उसको कोई बीमारी हो रही है प्लांट को तो वो खत्म हो जाए। पॉइंट समझ आया? और न्यूट्रिशन बढ़ाने के लिए ये सब चीजें करी जाती हैं। तो अब यहां पे आंसर देखिए जी क्या होगा। इट रेजिस्ट ड्रॉट एंड इंक्रीज द एब्जॉर्प्टिव एरिया, बिल्कुल कि वो जो सूखेपन को रेजिस्ट कर सके और आपका एब्जॉर्प्शन एरिया बढ़ा सके, नंबर 1। इट टॉलरेट द एक्सट्रीम ऑफ पीएच वैल्यू, यस, और रेजिस्ट द डिजीज इन्फेस्टेशन, ये भी बिल्कुल सही है। तो सारे के सारे ऑप्शन जो हैं आपके सही बनेंगे। सो 1 2 3 क्या बनेगा आपका करेक्ट आंसर बनेगा। पॉइंट समझ आया तुम्हें जी? आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आंसर नंबर डी, वेरी गुड जी। आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? चलिए जी अगली बात करते हैं। शाबाश, बहुत बढ़िया, शाबाश। अगली बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हिमालयस इज द एग्जाम्पल ऑफ, हिमालयस जो होते हैं ये किस चीज की एग्जाम्पल होते हैं? हिमालयस आर द एग्जाम्पल ऑफ। देखिए हिमालयस की अगर मैं बात करता हूं तो ये क्या है आपकी फोल्ड माउंटेन्स। फोल्ड माउंटेन्स का मतलब क्या होता है? जहां पे प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट जो है आपकी देखने को हमें मिलती है, तो दे आर कॉल्ड फोल्ड माउंटेन्स। हिमालयस आर द यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन। यंगेस्ट का मतलब क्या होता है? सबसे जवान, मतलब अभी भी जो है इनकी हाइट ग्रो करती चली जा रही है, प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट होती है और इनकी हाइट अभी भी बढ़ती चली जा रही है। और हिमालयस की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? माउंट एवरेस्ट, ये सबको पता है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 884.86 मीटर इनकी ऊंचाई देखने को हमें मिलती है। और हमारे इंडिया में फोल्ड माउंटेन और कौन सी हैं? और वो सबसे पुरानी है, ओल्ड फोल्ड माउंटेन है आपकी, एंड दैट ओल्ड फोल्ड माउंटेन इज अरावलीज। सबसे पुरानी जो फोल्ड माउंटेन्स हैं वो क्या हैं आपकी? अरावलीज हैं। और अरावलीज आर द ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स। और इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? गुरु शिखर। और ये गुरु शिखर कहां पे देखने को मिलती है आपकी? राजस्थान में देखने को हमें मिलती है। पॉइंट समझ आया? तो आंसर नंबर ए। और हमारे इंडिया में ब्लॉक माउंटेन्स आपको पता होगा, विंध्यास और सतपुड़ा के बीच में जो नर्मदा वैली, नर्मदा रिवर चलती है, ब्लॉक माउंटेन्स का पार्ट बनाती है, रिफ्ट वैली का पार्ट बनाती है, और फिर वो जो है गल्फ ऑफ खंबात में जाके गिर जाती है। क्लियर? अरब सागर में गिर जाती है, वहां पे बनाती है एस्चुरी। और एस्चुरी बनाने वाली 4 नदियां हैं हमारी, नर्मदा, तापी, माही और साबरमती। क्लियर? ये याद रखना है। एंशिएंट पुरानी वाली हो गई है। रेजिडुअल मतलब क्या है कि कोई माउंटेन है उसके ऊपर हवा, पानी, टेम्परेचर कुछ भी इफेक्ट पड़ रहा है और जो अवशेष उसके रह गए हैं वो आपके रेजिडुअल हो जाएंगी। तो आंसर नंबर 1। चलिए जी अगली क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए जी क्या है। इनमें से नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के अंतर्गत कौन से लोग आते थे? पहले हमारा प्लानिंग कमीशन होता था। प्लानिंग कमीशन सिर्फ एडवाइस करता था कि ऐसे ऐसे प्लान होगा,
क्लियर। फिर उसके बाद एनडीसी बनाया गया था और एनडीसी जो क्या करता था, ये प्लान्स को इंप्लीमेंट करवाता था और इसमें सारे स्टेट के जितने भी सीएम होते थे वो आते थे, सारे प्लानिंग कमीशन के मेंबर्स आते थे। अब ना तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी था ना ये स्टैट्यूटरी बॉडी था। स्टैट्यूटरी वर्ड का मतलब ये होता है पार्लियामेंट के लॉ द्वारा नहीं बनाई गई थी बॉडी ये, ना ही इसका संविधान में जिक्र किया गया था। अब ये सब कुछ हटा दिया गया है। अब तो हमारे भारत देश में क्या है, दैट इज नीति आयोग है, जो कि हमारे देश का थिंक टैंक है, जो कि 1 जनवरी 2015 को बना था। ये सब पॉइंट्स आपको क्लियर है। नाउ एनडीसी क्या है, एनडीसी बना था 6 अगस्त 1952, क्लियर। और इसमें सारे प्लानिंग कमीशन के मेंबर, प्राइम मिनिस्टर इज द चेयरमैन होते थे। यहाँ पे चेयरमैन फाइनेंस कमीशन ये नहीं होंगे, इसमें मिनिस्टर ऑफ द यूनियन कैबिनेट होते हैं, चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल द स्टेट देखने को हमें मिलती हैं। तो मतलब 134 क्या बनेगा, इसका करेक्ट आंसर बनेगा 134 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया तुम्हें जी। 134 फाइनेंस कमीशन नहीं होते इसमें यार, फाइनेंस कमीशन का तो काम ही अलग है। फाइनेंस कमीशन का तो काम ही अलग है, सेंट्रल और स्टेट के बीच में टैक्स का विभाजन, क्लियर, ग्रांट्स का विभाजन, ये सब कुछ जो देखने को हमें मिलता था फाइनेंस कमीशन के अंतर्गत देखने को मिलता था, आर्टिकल 280 के अकॉर्डिंग देखने को हमें मिलता था। यस जी, आंसर नंबर बी 134 इज द करेक्ट वन। चलिए जी अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। बहुत बढ़िया, शाबाश। द स्वदेशी बाइकॉट मूवमेंट इज रिलेटेड टू, ये तो सबको पता होगा, स्वदेशी बाइकॉट मूवमेंट। स्वदेशी का मतलब भाई अपने घर का खाना पीना, खाओ पियो, कपड़े पहनो, सब चीजें घर की करो, मतलब देश की करो। बाइकॉट का मतलब क्या था, फॉरेन गुड्स का बाइकॉट करना है। एंड दिस इज रिलेटेड टू द पार्टीशन ऑफ द बंगाल। जब बंगाल का पार्टीशन किया गया था 16 अक्टूबर 1905 में, 16 अक्टूबर 1905 में पार्टीशन किया गया था और उसके बाद जो है हमने स्वदेशी आंदोलन जो है स्टार्ट किया था। क्लियर हो गया तुम्हें लोगों को? तो आंसर नंबर क्या बनेगा, बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन 1921, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट तो आपको पता है जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए चलाया गया था, गांधी जी ने चलाया था। पूरी मास बेस्ड मूवमेंट बन गई थी, पूरा देश इसमें इन्वॉल्व हो चुका था, किसमें, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के अंतर्गत। क्लियर। और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में जो है गांधी जी ने ये मूवमेंट खत्म क्यों करी थी, क्योंकि चोरी चोरा हत्याकांड हो गया था 5 फरवरी 1922 के साथ। जब 5 फरवरी 1922 को ये चोरी चोरी हत्याकांड हुआ था, उसके बाद जो है ये सारी चीजें खत्म कर दी गई थी। क्लियर। सो पार्टीशन ऑफ पंजाब छोड़ो, तो आंसर नंबर क्या बनेगा, बी इज द करेक्ट आंसर, पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905। यस। और उस टाइम पे गवर्नर जनरल वाइसरॉय कौन थे पार्टीशन के टाइम पे, लॉर्ड कर्जन। क्लियर, लॉर्ड कर्जन थे। यस। चलिए जी शाबाश, बहुत बढ़िया। आगे क्वेश्चन देखिए जी क्या कहता है, इनमें से कौन से ऐसी चीजें हैं जो कि डायरेक्ट क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं, पैसे प्रोवाइड करते हैं, किसको, रूरल हाउसहोल्ड को। सॉरी, रूरल हाउसहोल्ड का मतलब क्या है, रूरल हाउसहोल्ड का मतलब यह है कि गरीब लोगों को पैसे प्रोवाइड करना। नंबर 1 रीजनल रूरल बैंक्स, ये तो करते हैं, आरआरबी करते हैं, मैंने आपको बताया था। सेंटर, स्टेट और स्पॉन्सर बैंक का जो है इसमें शेयर होता है, और सेंटर का 50%, स्टेट का 15% और स्पॉन्सर बैंक का 35% जो है आपका शेयर देखने को हमें मिलता है रीजनल रूरल बैंक्स के अंतर्गत। आरआरबी गांव में लोगों के लिए बनाए गए हैं। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, ये तो आपका सही है ऑप्शन। नाबार्ड, नाबार्ड इज रॉन्ग वन। नाबार्ड सीधा पैसे नहीं देता, नाबार्ड पैसे देता है आरआरबी को, क्लियर, कोऑपरेटिव बैंक्स को, इन लोगों को पैसे देता है कि आप दो, लोगों को पैसे दो, गांव में पैसे दो, लेकिन नाबार्ड सीधा नहीं देता। नाबार्ड इज द रेगुलेटरी अथॉरिटी, 1982 में बना था क्रैफी कार्ड कमेटी की रिकमेंडेशन से। क्लियर, क्रैफी कार्ड कमेटी की रिकमेंडेशन से। और ठीक है, और नाबार्ड के हेडक्वार्टर मुंबई में है, ये पता होना चाहिए। लैंड डेवलपमेंट बैंक, यस, दे आल्सो गिव द डायरेक्ट असिस्टेंस टू द रूरल हाउसहोल्ड। तो इसका आंसर क्या बनेगा, पहला और तीसरा। तो आंसर नंबर सी, पहला और तीसरा इज द करेक्ट वन। यस, समझ आया तुम्हें? यस, पहला और तीसरा। बहुत बढ़िया, शाबाश। मजा आ रहा है तुम्हें? हैं? तुम्हें मजा आ रहा है? तुम्हें पता लग रहा है कुछ की क्या चल रहा है? हैं? समझ आ रहा है तुम्हें? लग रहा है कि हाँ दिमाग हिलवाएगा एसएससी इस बार, दिमाग हिलवाएगा। यस, बहुत बढ़िया। ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द दिल्ली सल्तनत वाज, दिल्ली सल्तनत की ऑफिशियल भाषा जो है वो कौन सी थी जी? ऑफिशियल भाषा जो है दिल्ली सल्तनत की कौन सी थी? यस, बता सकते हैं आप लोग।
दिल्ली सल्तनत की ऑफिशियल भाषा जो थी वो थी पर्शियन। पर्शियन मतलब फारसी, इट्स पर्शियन, पता नहीं क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, बट अदरवाइज फारसी भाषा थी। क्लियर। अब दिल्ली सल्तनत की जो फारसी भाषा बनाई गई थी वो अकबर के टाइम पे बनाई गई थी, ये आपको पता होना चाहिए। और अकबर के टाइम पे जितनी भी जो चीजें हैं सारी पर्शियन भाषा में अनुवाद होना स्टार्ट हो गया था। महाभारत की बात करें, बदौनी ने किया था रजमनामा, रामायण चेंज करी गई थी, बहुत सारी चीजें जो है आपकी पुस्तकें हैं वो सारा जो अनुवाद है वो फारसी भाषा में कर दिया गया था। उससे पहले जो है टर्किश लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता था, टर्किश भाषा का इस्तेमाल किया जाता था। तभी तो हमने बात की थी तुजुके बाबुरी, तुजुके बाबुरी, जो बाबर ने अपनी क्या लिखी थी, जो अपनी वो क्या लिखी थी उसने, दैट इज ऑटोबायोग्राफी। क्लियर, बाबरनामा जिसे हम कहते हैं। फिर तभी तो हमने बात करी थी कि इसका पर्शियन में अनुवाद किया गया था। किसके टाइम पे किया गया था? अगेन अकबर के टाइम पे। और पर्शियन अनुवाद किसने किया था? अब्दुर रहीम खाने खाना ने, अब्दुर रहीम खाने खाना ने। और ये कौन है पर्सन अब्दुर रहीम खाने खाना? ये जो है नवरत्न में आता है अकबर के। पॉइंट समझ आया तुम्हें? पॉइंट समझ आया तुम्हें? तो आंसर नंबर क्या बनेगा? सी, फारसी भाषा इज द करेक्ट वन। चलिए अगला आंसर बताइए, अगला आंसर बताइए। विद रेफरेंस टू द फूड चेन इन द इकोसिस्टम, which of the following kinds of organism are known as a decomposer organism or organism? Decomposer का मतलब क्या होता है? What is the meaning of decomposers? जैसे कि अगर मैं कहूं डेड और डिकेइंग मैटर्स के ऊपर लग जाते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने में मदद करते हैं और अपना खाना पीना खाते रहते हैं वो, ठीक है। तो डेड और डिकेइंग मैटर के ऊपर डीकंपोजर्स होते हैं फूड चेन के अंतर्गत। जिसमें वायरस आते हैं? नहीं, बिल्कुल भी वायरस नहीं आते। फंगस आता है, बैक्टीरिया आता है, बिल्कुल आता है। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? बी एंड सी, यानी कि बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। सेकंड एंड थर्ड इज द करेक्ट आंसर, सेकंड एंड थर्ड इज द करेक्ट आंसर। वायरस नहीं आएगा इसके अंतर्गत। क्लियर होगा तुम्हें जी? बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट वन। यस, आंसर नंबर बी, सेकंड एंड थर्ड इज द करेक्ट वन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। The most important fishing grounds in the world are found in the region where? जो फिशिंग ग्राउंड्स होते हैं ये सबसे ज्यादा कहां पे मिलते हैं? जहां पे फिश ज्यादा होती है, ये वहां पे ज्यादा होती है जहां पे गर्म पानी और ठंडा पानी जो है आपस में मिलता है, वहां पे फिशिंग ग्राउंड बनते हैं, ये याद रखना। वेयर द वार्म एंड द कोल्ड ओशियनिक वाटर मीट। अब यहां पे देखिए ये क्या है, यहां पे एटमॉस्फेरिक लिखा हुआ है तो आप इसको टिक कर दोगे, गलत हो जाएगा। जब एटमॉस्फेयर वाली बात होती है ना, जहां पे ये ठंडी और गर्म मिलती है, तो वहां पे फॉग पैदा होती है। पॉइंट क्लियर? बट अदरवाइज वार्म एंड कोल्ड ओशियनिक करंट, यानी कि पानी वाले करंट अगर मिलते हैं तो वहां पे क्या होती है आपकी, दैट इज आपकी फिशिंग ग्राउंड जो है आपके बनते हैं। आंसर नंबर सी इज द करेक्ट वन। क्लियर हो गया तुम्हें? यस। अब यहां पे एग्जांपल अगर मैं बात करूं, कुरुशियो करंट है एक, ठीक है, जो कि वार्म वाटर करंट है। और नॉर्थ ऑफ द सी, नॉर्थ ऑफ द जापान, नॉर्थ ऑफ द जापान में आपका वाटर करंट मिलते हैं आपके, ठीक है। और यहां पे जो करंट मिलते हैं कामचटका करंट, कामचटका करंट। क्लियर? ये वाटर ठंडा वाला होता है तो आपस में मिलते हैं और आपका फिशिंग ग्राउंड बना देते हैं। एक ही चीज आपको बताता हूं, न्यू फाउंडलैंड, न्यू फाउंडलैंड में भी जो है आपके फिशिंग ग्राउंड बनते हैं, न्यू फाउंडलैंड में भी आपके फिशिंग ग्राउंड बनते हैं। यस, यहां पे नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट जो होती है ये आपकी वार्म वाली है, वार्म वाली, ठीक है। और प्लस जो है आपका कोल्ड लैब्राडोर करंट, कोल्ड लैब्राडोर करंट जो है आपस में मिलते हैं और अगेन न्यू फाउंडलैंड में क्या बनाते हैं, फिशिंग ग्राउंड जो है आपके बनते हैं यहां पे। क्लियर? और एक चीज आपको मैं बता दूं, आपको पता होगा गल्फ स्ट्रीम, ये गर्म पानी की गर्म पानी वाली है। और कोल्ड लैब्राडोर करंट, लैब्राडोर करंट आपको पता होगा जहां पे टाइटैनिक ट्रेजेडी हुई थी वो ये वाला पार्ट था, वहां पे गल्फ स्ट्रीम गर्म पानी वाली और जो है आपके कोल्ड लैब्राडोर करंट मिले थे। जहां पे भी ठंडा और गर्म पानी मिलेगा वहां पे फिशिंग ग्राउंड तो बनेगी बनेंगे। दूसरी बात यह है कि वहां पे फॉग भी बनेगी, वहां पे फॉग भी बनेगी। आपने घर में करके देख लेना, घर में जब आप नहाने जाते हो, गर्म पानी से नहाना स्टार्ट हो गया होगा अब आपका, ठीक है। पानी गर्म पानी रख लेना बाल्टी में, टब में, किसी में भी, फिर उसके बाद ठंडा चलाना तो फॉग पैदा होती है। तो वही फॉग जो है टाइटैनिक ट्रेजेडी के अंतर्गत देखने को मिली थी। क्लियर हो गया तुम्हें? यस, आंसर नंबर क्या बनेगा? सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए जी अगली बात करते हैं।
द लार्जेस्ट आर्टरी इन द ह्यूमन बॉडी, सबसे बड़ी जो धमनी होती है हमारी ह्यूमन बॉडी में वो कौन सी है? देखिए धमनियां क्या करती हैं आपकी, ये क्या करती हैं, ऑक्सीजन वाला ब्लड लेके चलती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके चलती हैं। कहां से कहां तक जाती हैं? फ्रॉम द हार्ट टू द बॉडी ऑर्गन, ठीक है, हार्ट टू द बॉडी ऑर्गन जो है ये ब्लड लेके जाती है। और लार्जेस्ट आर्टरी कौन सी है आपकी? अयोटा कहा जाता है, महाधमनी कहते हैं। पॉइंट क्लियर? और ऐसे ही आर्टरी एक और होती है जिसे हम क्या कहते हैं? पल्मोनरी आर्टरी। एक आर्टरी और होती है जिसे हम क्या कहते हैं? पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं। इसमें आपका कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड या फिर आपका डीऑक्सीजनेटेड वाला ब्लड, यानी कि ऑक्सीजन नहीं होगी वहां पे, डीऑक्सीजनेटेड वाला ब्लड और कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड जो है आपका चलता है कहां से? फ्रॉम द लंग्स टू द हार्ट, लंग्स टू द हार्ट। क्लियर हो गया तुम्हें? ये लंग से हार्ट की तरफ जाता है। वन सेकेंड, उल्टा हो गया, उल्टा हो गया। वन सेकेंड, ये हार्ट टू द लंग्स जाता है, क्योंकि लंग्स में क्या होता है? हार्ट टू द लंग्स, जो दिल से आपके जो है लंग्स तक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाते हैं, पल्मोनरी आर्टरी। ये लंग्स में क्या होता है? ब्लड प्यूरिफिकेशन होती है आपकी यहां पे। तो दिस इज इंपॉर्टेंट वन। क्लियर? यहां पे पल्मोनरी वेन लिखा गया है। ये पल्मोनरी वेन जो है ये ऑक्सीजन वाला ब्लड लेके जाती है। अब ये कहां से कहां लेके जाती है? फ्रॉम द लंग्स टू द हार्ट। क्लियर? अगर देखिए सीधी सी बात है, जब पल्मोनरी वर्ड आ जाता है ना तो वहां पे लंग्स की बात आएगी ही आएगी, ये याद रखने वाला पॉइंट है। पॉइंट समझ आया? और अगर सिंपल वेन्स पूछा, सिंपल वेन्स, शिराएं पूछा, तो उसका मतलब क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड उसमें अंदर आएगा। पॉइंट क्लियर हो गया तुम्हें? तो आंसर इसमें क्या बनने वाला है? डी इज द करेक्ट वन। यस, सॉरी, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, एओर्टा। ये सबसे बड़ी जो है धमनी देखने को हमें मिलती है। क्लियर? द एस्ट्रॉयड बेल्ट इज लोकेटेड बिटवीन विच टू प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम। जो एस्ट्रॉयड बेल्ट होती है, यानी कि क्षुद्र ग्रह बेल्ट होती है, ये कहां पे देखने को हमें मिलती है? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो मैं आपको दिखाता हूं। सो हियर इज द एस्ट्रॉयड बेल्ट, हियर इज द एस्ट्रॉयड बेल्ट यहां पे। क्लियर? क्या होता है? जितने भी आपने पता हो, सुना होगा आपने उल्कापिंड, ठीक है, ये मिटियोर्स, मिटियोराइट्स वगैरह होते हैं, वो यहां पे जो है जल जाते हैं। वो यहां पे क्या कर जाते हैं? जल जाते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि यहां पे ना जल के ये इस चीज को क्रॉस कर जाते हैं। क्रॉस करने के बाद धरती के ऊपर गिर जाते हैं। अगर धरती के ऊपर आ गए ना तो नुकसान दे सकते हैं। जैसे कि अगर एग्जांपल मैं आपको बात करता हूं, हमारे इंडिया में एक लोनार लेक है, लोनार लेक जो कि महाराष्ट्र में बनी थी, और वो जो है एक मिटियोरिटिक लेक है। मिटियोरिटिक का मतलब क्या है? उल्का पिंड द्वारा बनाई गई लेक है, क्योंकि एस्ट्रॉयड बेल्ट से वो क्रॉस करके धरती के ऊपर आके गिर गए थे। और ये एस्ट्रॉयड बेल्ट जो है आपके मार्स ग्रह और जुपिटर ग्रह के बीच में देखने को हमें मिलती है। तो पहले तो अगर टिक करते हैं हम, इसका आंसर वो करेंगे बी ऑप्शन, दैट इज मार्स और जुपिटर इज द करेक्ट आंसर। आंसर नंबर बी इज द राइट वन। क्लियर? आंसर नंबर बी, मार्स और जुपिटर। अब इस एस्ट्रॉयड बेल्ट के अंतर्गत, इस एस्ट्रॉयड बेल्ट में हमारा एक ड्वार्फ प्लैनेट भी है जिसका नाम है सीरस। सीरस इज द ड्वार्फ प्लैनेट जो कि देखने को मिलता है हमें एस्ट्रॉयड बेल्ट में। यहां पे जो मरकरी है, वीनस है, अर्थ और मार्स है, इन्हें हम रॉकी प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं, टेरिस्टर प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं, इन्हें हम इनर प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं। लेकिन जो एस्ट्रॉयड बेल्ट के परे हैं, दूसरी साइड हैं, जैसे जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है, नेपच्यून है, इन्हें हम जो जानते हैं आउटर प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं। क्लियर? और इन्हें हम आईसी जाइंट्स के नाम से भी जानते हैं, और इन्हें हम जो है आपके जो है गैस जाइंट्स के नाम से भी जानते हैं। पॉइंट समझ आया? क्योंकि ये बर्फ द्वारा बने गए होते हैं, बर्फ होती है यहां पे। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? अब बात यहां पे, सबसे बड़ा जो ग्रह है वो है जुपिटर, नंबर 1 सबसे बड़ा। दूसरे नंबर पे सैटर्न, तीसरे पे यूरेनस, चौथे पे नेपच्यून, पांचवें पे धरती आती है, छठे पे जो है आपका वीनस, और सातवें पे मार्स, और आठवें पे आपका मरकरी आता है। ये मतलब सबसे बड़े से छोटे क्रम में अगर हम लगा रहे हैं। मार्स को हम रेड प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यहां पे हमें जो है वो देखने को मिलता है, दैट इज आयरन देखने को मिलता है। इसके दो आपके सैटेलाइट हैं, फोबोस और दीमोस, इसके दो सैटेलाइट हैं। मरकरी और वीनस का कोई सैटेलाइट नहीं है। धरती का अपना नेचुरल सैटेलाइट कौन सा है? मून है, ये सबको पता है।
वीनस को हम जो है सबसे ब्राइटेस्ट एंड द हॉटेस्ट प्लैनेट कहते हैं और मॉर्निंग और इवनिंग स्टार के नाम से जानते हैं। यहां पे सबसे गर्मी इसीलिए पड़ती है क्योंकि यहां पे क्या है, आपका क्लाउड कवर बहुत ज्यादा देखने को हमें मिलता है। मरकरी सन के बिल्कुल नजदीक है, लेकिन ये सबसे ज्यादा गर्म नहीं है, सबसे ज्यादा गर्म है वीनस, ये याद रखें। और जुपिटर सबसे बड़ा ग्रह है और इसका सबसे बड़ी सैटेलाइट कौन सी है, गैनीमेड। जो गैनीमेड है वो जुपिटर की तो सबसे बड़ी सैटेलाइट है ही है और सोलर सिस्टम की भी सबसे बड़ी सैटेलाइट हमें देखने को मिलती है, दैट इज जुपिटर। सैटर्न की बात करूं, इसकी सबसे टोटल सैटेलाइट है 82 और पूरे सोलर सिस्टम की सबसे ज्यादा सैटेलाइट किसकी हैं, सैटर्न की हैं। और नेपच्यून जो है आगे सबसे ज्यादा दूर है, सबसे ज्यादा ठंडा प्लैनेट देखने को हमें मिलता है। चलिए जी अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए और आंसर दीजिए, शाबाश। जी क्वेश्चन देखिए जी क्या कहता है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो बनाया गया है ये किसके रिकमेंडेशन से बनाया गया था। देखिए विजिलेंस जब भी हम वर्ड यूज करते हैं ना तो ये करप्शन को दूर करने के लिए ये वर्ड यूज किया जाता है। इसके लिए हमने सीवीसी बनाया था, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन बनाया था। कब बनाया था, 1964 में बनाया था, 1964 में हमने इसको बनाया था। क्लियर। और किस कमेटी की रिकमेंडेशन से, संथनम कमेटी की रिकमेंडेशन से जो है बनाया था, ताकि जो है करप्शन को दूर किया जा सके, करप्शन को दूर करने के लिए बनाया गया था। क्लियर हो गया तुम्हें आप लोगों को जी। और ये जो है ये किसी मिनिस्ट्री के अंतर्गत नहीं आता, कोई भी मिनिस्ट्री इसको कंट्रोल नहीं करती है। फिर ये जवाबदेही किसको है, ये रिस्पॉन्सिबल किसके लिए है, ये जवाबदेही और रिस्पॉन्सिबल जो है वो किसके लिए है, ओनली द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, संसद के लिए जवाबदेही है, संसद के लिए ही रिस्पॉन्सिबल देखने को हमें मिलता है। पॉइंट क्लियर हो गया। 1964 में इसको बनाया गया था, लेकिन इसको स्टैट्यूटरी बॉडी, मतलब स्टैट्यूटरी का मतलब पता क्या होता है, जो पार्लियामेंट्री लॉ द्वारा चीजें बनाई जाती हैं, यानी कि जब पार्लियामेंट कानून बनाती है तो स्टैट्यूटरी पावर्स इनको कब मिली थी, 2003 में इनको स्टैट्यूटरी पावर मिली थी, यानी कि पार्लियामेंट द्वारा कानून बनाया गया और जो है कानूनी शक्तियां इनको मिल जाती हैं 2003 में। पॉइंट समझ आया। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, सी, संथनम कमेटी की रिकमेंडेशन से बनाया गया था। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया जी। क्वेश्चन देखिए जी क्या कहता है, एट द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज रिप्रेजेंटेड बाय। जो दूसरी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी इसमें रिप्रेजेंट कौन किया था, आईएनसी की साइड से। पहली बात तो इसमें जो रिप्रेजेंट किए थे वो मोहनदास करमचंद गांधी जी आपके गए थे। ये क्यों गए थे, रीजन क्या था, क्योंकि इससे पहले एक पैक्ट साइन हुआ था, गांधी इरविन पैक्ट, जो कि 1931 में साइन किया गया था, जिसे हम दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जानते हैं। दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जानते हैं, गांधी इरविन पैक्ट के नाम से भी जानते हैं। और इस पैक्ट में बोला क्या गया था, जितने गांधी जी ने बोला था पॉलिटिकल प्रिजनर छोड़ दो, वो छोड़ दिए गए थे। इरविन ने बदले में बोला था कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट खत्म करो और आप सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करो, तो ये पार्टिसिपेट किए थे। क्लियर। और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हुई थी ये 3 हुई थी और तीनों की तीनों लंदन में देखने को हमें मिली थी। लंदन में तीनों की तीनों देखने को मिली हैं। तीनों की तीनों मीटिंग में पार्टिसिपेट किसने किया था, दैट इज तेज बहादुर सप्रू। जो तीनों की तीनों मीटिंग में पार्टिसिपेट किया था तेज बहादुर सप्रू ने किया था। क्लियर। और भीमराव अंबेडकर जी ने भी किया था। ये दो लोगों ने जो है तीनों की तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था। जब हम सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे हैं तो यहां पे जो आईएनसी की साइड से बोल रहा है, आईएनसी की साइड से तो मोहनदास करमचंद गांधी जी ने ही रिप्रेजेंट किया था, यानी कि महात्मा गांधी जी ने रिप्रेजेंट किया था। और यहीं पे ही सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में विमेन सेक्शन को रिप्रेजेंट करने वाली कौन थी, सरोजनी नायडू, जिन्हें हम नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहते हैं, ये थी। और इनके अलावा जो है मदन मोहन मालवीय भी गए थे, लेकिन ध्यान रखना है आपको वो आईएनसी की साइड से नहीं थे। क्लियर। और इसमें सर इस्माइल दीवान, सर इस्माइल दीवान ऑफ मैसूर, सर इस्माइल दीवान जो मैसूर के, ये भी जो हैं आपके गए थे इस मीटिंग के अंतर्गत। एसके दत्ता भी थे, एसके दत्ता, सर सैयद अली, ये सारे लोग जो हैं सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किए हैं। पॉइंट क्लियर होगा तुम्हें
जी सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कई बार क्या होता है पेपर में, ये मोहनदास करमचंद गांधी जी नहीं आता, या सरोजिनी नायडू नहीं आता, जो जनरली आप लोग पढ़ते हैं, तो आपसे पूछ लेगा कि इनमें से सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में किसने पार्टिसिपेट किया था। तो अगर ये बाकी ऑप्शन आ गए तो आपको टिक करना पड़ेगा, ध्यान से कर लेना, ठीक है। सिर्फ महात्मा गांधी और सरोजिनी नायडू पढ़ के छोड़ मत देना। क्लियर? आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आंसर नंबर सी। गांधी जी जो हैं पहली और आखिरी बार आईएनसी के प्रेसिडेंट रहे थे 1924 में, और वो था बेलगांव सेशन कर्नाटक के अंतर्गत। बेलगांव सेशन कर्नाटक में पहली और आखिरी बार जो है प्रेसिडेंट रहे थे। जवाहरलाल नेहरू जी की बात करते हैं तो आईएनसी में 1929 का लाहौर सेशन, जिन्हें हम पूर्ण स्वराज सेशन के नाम से जानते हैं, प्रेसिडेंट रहे हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की बात करते हैं 1939 में, जब सुभाष चंद्र बोस जी ने रिजाइन कर दिया था, तो उसके बाद उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक कमेटी बना ली थी सुभाष चंद्र बोस जी ने, तो उस टाइम पे टेम्परेरी प्रेसिडेंट कौन बिठाए गए थे? अगेन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वहां पे बिठाए गए थे। वल्लभ भाई पटेल जी की बात करें 1931 का कराची सेशन, उस कराची सेशन में प्रेसिडेंट वल्लभ भाई पटेल जी थे, जहां पे बात करी गई थी फंडामेंटल राइट की। और इस फंडामेंटल का ड्राफ्ट तैयार किसने किया था? फंडामेंटल राइट्स का ड्राफ्ट तैयार किसने किया था? तो वो तैयार किया था जवाहरलाल नेहरू जी ने। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आंसर नंबर सी। चलिए जी अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। अगला क्वेश्चन बताइए। इनमें से सबसे ज्यादा वर्ल्ड में यूरेनियम को प्रोड्यूस करने वाला जो कंट्री है वो कौन सा है? यूरेनियम को प्रोड्यूस करने वाला जो कंट्री है इनमें से कौन सा है सबसे ज्यादा यूरेनियम प्रोड्यूस करता है? एंड दैट इज कजाकिस्तान। एंड दैट इज कजाकिस्तान। पॉइंट समझ आया? ये कजाकिस्तान इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? कजाकिस्तान इज द राइट वन। कजाकिस्तान। समझ आ गया आप लोगों को? तो आंसर नंबर क्या बनेगा? बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, कजाकिस्तान। यूरेनियम प्रोड्यूस करने वाला। यूरेनियम की अगर मैं बात करता हूं तो यूरेनियम हमारे इंडिया में एक जादूगोड़ा माइंस है, जादूगोड़ा माइंस। क्लियर? आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए ये जादूगोड़ा माइंस है कहां पे, ठीक है, जहां पे हमारा यूरेनियम प्रोड्यूस किया जाता है। और यूरेनियम 235 हम एज ए न्यूक्लियर फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं। यूरेनियम की जो ओर है वो है पिच ब्लेंड। यूरेनियम की जो ओर है वो है पिच ब्लेंड। क्लियर? ये याद रखना है आप लोगों को। यूरेनियम की ओर इज पिच ब्लेंड। दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट पार्ट। क्लियर? याद रखें। और पिच ब्लेंड यूरेनियम की ओर है, और थोरियम की भी ओर देखने को हमें मिलती है। क्लियर? और इंडिया में थोरियम हमारे कहां पे मिलता है? मोनाजाइट सैंड ऑफ केरल से मिलता है। मोनाजाइट सैंड ऑफ केरल से। और केरल में आपकी नेचुरल रबड़ भी देखने को मिलती है, स्पाइस सिटी भी है ये। कौन? केरल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आंसर नंबर बी इज द करेक्ट वन। आंसर नंबर बी, कजाकिस्तान इज द राइट वन। कजाकिस्तान। नेक्स्ट बात करते हैं जी। जी 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 बताइए जी। स्वराज पार्टी के जो फाउंडर हैं वो कौन है? स्वराज पार्टी के फाउंडर जो हैं वो कौन है? यस बताइए। देखिए पहली बात तो जो स्वराज पार्टी के फाउंडर हैं, पहले तो स्वराज पार्टी बनी क्यों थी? आप लोगों को पता है चोरी चोरा हत्याकांड हुआ था, जिसके बाद गांधी जी ने जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बंद कर दी थी। जब नॉन कॉपरेशन बंद कर दी थी उन्होंने, तो उसके बाद जो है स्वराज पार्टी लोगों ने बनाई थी। वो लोग बहुत सारे लोग थे, वो बताऊंगा क्या थे, लेकिन उद्देश्य क्या था स्वराज पार्टी का? वो प्रो चेंजर्स थे। प्रो चेंजर्स का मतलब ये होता है कि अब हमें बदलाव चाहिए। वो बदलाव क्या चाहिए हमें? जो है बदलाव क्या चाहिए हमें? लेजिस्लेटिव काउंसिल में एंट्री चाहिए हमें, जो है अपने देश का संविधान बनाना है, हमारे देश की जितनी भी लोकल बॉडीज हैं, म्युनिसिपल बॉडीज हैं, उसको हमने कंट्रोल करना है। पॉइंट समझ आया? गवर्नमेंट मशीनरी के ऊपर राइट रखना है, स्वराज को अटेन करना है। ये सारी बातें जो हैं आपकी स्वराज पार्टी के अंतर्गत करी गई थी। ये स्वराज पार्टी बनी कब थी? 1 जनवरी 1923 को जो है बनी थी। और ये इसका डिसाइड कब हुआ था? जब गया सेशन चल रहा था 1922 का। 1922 का गया सेशन चल रहा था, तब डिसाइड किया गया था कि 1 जनवरी 1923 को हम स्वराज पार्टी बनाएंगे। पॉइंट क्लियर? तो स्वराज पार्टी बनाने वाले लोग कौन कौन से थे? इनमें जो लोग थे वो थे CR दास नंबर 1, ठीक है। और कौन थे? मोतीलाल नेहरू,
जो ये तो प्रेसिडेंट थे और ये जो है सेक्रेटरी थे वहां पे, और इनके अलावा एनसी केलकर थे, और यहां पे सुभाष चंद्र बोस भी थे, शाहिद हुसैन सुहावर्दी, शाहिद हुसैन सुहावर्दी। क्लियर? तो ये 5 लोग जो हैं प्रोमिनेंट लोग थे जो चाहते थे कि स्वराज पार्टी आपकी बन जाए। क्लियर? तो यहां पे फाउंडर की बात चल रही है, तो इनका आंसर क्या बनेगा? CR दास। और CR दास में CR कौन है? दैट इज चितरंजन दास इज द करेक्ट आंसर। चितरंजन दास, आंसर नंबर सी इज द करेक्ट वन, आंसर नंबर सी। क्लियर? और वल्लभ भाई पटेल जी को हम आयरन मैन ऑफ इंडिया कहते हैं, बिस्मार्क ऑफ इंडिया कहते हैं। इन्होंने इंडिया की यूनिफिकेशन करवाई थी, पहले आजाद भारत के होम मिनिस्टर भी रहे हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में भी हमने पढ़ लिया है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने एक पुस्तक लिखी थी, इंडिया डिवाइडेड। इंडिया डिवाइडेड की पुस्तक जो है इन्होंने लिखी थी। आचार्य नरेंद्र देव जी की बात करें तो ये कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जो आपका 1934 में बनी थी, वहां पे जो है ये प्रेसिडेंट थे आचार्य नरेंद्र देव। क्लियर? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो बनेगा सी ऑप्शन, CR दास इज द करेक्ट आंसर, CR दास। चलिए जी अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इंडिया में सबसे ज्यादा जो केसर है आपका, यानी कि सैफरन, वो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कहां पे उगाया जाता है? देखिए सैफरन यानी कि केसर अगर हम उगाते हैं तो ये हमेशा हाईलैंड्स में उगाया जाता है। हाईलैंड्स का मतलब पता क्या होता है? दैट मींस जो लैंड जो है बहुत ऊंची हो वहां पे उगाया जाता है हाईलैंड्स में, और उनको हम क्या कहते हैं? करेवास कहा जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इंडिया में अगर मैं बात करूं, जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा उगाया जाता है, और जम्मू कश्मीर में इसको GI टैग भी मिला हुआ है। और वर्ल्ड की अगर मैं बात करता हूं तो वर्ल्ड में तो सबसे ज्यादा कहां पे है? ईरान में। तो आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ईरान इज द राइट वन, ईरान। चलिए जी अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए जी। Who among the following national leader did not opt to defend the case dealing with the trial of the soldiers of the Indian National Army in the 1945? 1945 में इंडियन सोल्जर्स की, INA के जो सोल्जर्स थे उनके ट्रायल चल रहे थे, केस चल रहा था, जिसे हम क्या कह देते हैं? रेड फोर्ट ट्रायल कह देते हैं। लाल किला में थे 1945, रेड फोर्ट के 1945 के ट्रायल थे ये। क्लियर? जिसमें जो है 3 लोगों को पकड़ा गया था। वो कौन कौन के से लोग थे? PK सहगल, शाहनवाज खान, क्लियर, गुरबख्श सिंह ढिल्लों। ये 3 पर्सन थे आपके जिनको पकड़ा गया, और इनके ऊपर केस चल रहा था, और उस केस को सॉल्व करने के लिए बहुत सारी टीम गई थी, जिनमें जो बुल्ला भाई देसाई थे, बुल्ला भाई देसाई वॉज द चीफ लॉयर। ये जो है आपके मुख्य वकील थे, और इसमें बहुत सारे लोग और भी गए थे, जैसे तेज बहादुर सप्रू भी गए थे, आसफ अली भी गए थे, जवाहरलाल नेहरू भी गए थे, लेकिन सी राजगोपालाचार्य नहीं गए थे। तो इसका आंसर क्या बनेगा? सी राजगोपालाचार्य इज द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर सी जे, आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया तुम्हें? आंसर नंबर सी राजगोपालाचार्य नहीं गए थे, आंसर नंबर सी इज द राइट वन, आंसर नंबर सी राजगोपालाचार्य। और ये लास्ट गवर्नर जनरल रहे हैं आजाद भारत के, और मतलब फर्स्ट भी रहे हैं, और पहले इंडियन की बात करूंगा मैं, और लास्ट गवर्नर जनरल की बात करूंगा। 1954 में भारत में हमारे एक हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, दैट वाज भारत रत्न। सो भारत रत्न को पाने वाले पहले 3 भारतीय इकट्ठे थे, जिसमें सी राजगोपालाचार्य थे, CV रमन जी थे, और जो हमारे आजाद भारत के पहले जो है वाइस प्रेसिडेंट थे, दैट वाज सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। क्लियर? ये 3 लोग थे जिनको जो है पहला भारत रत्न मिला था 1954 में। नेक्स्ट बताइए जी, अगला क्वेश्चन बताइए। बहुत बढ़िया, चलिए। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का जो पहला सेशन था वो बॉम्बे में हुआ था 1920 में। वो किसके द्वारा चेयर किया गया था, किसके द्वारा प्रिसाइड किया गया था? देखिए ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अगर हम बात करते हैं, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अगर हम बात करते हैं,
31 अक्टूबर 1920 को जो है ये बनाया गया था। 31 अक्टूबर 1920 को। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, जो भी ट्रेड हम बिजनेस करते थे उनके कोई भी मतलब प्रॉब्लम्स आती थी तो ये सॉल्व करवाते थे। ये एक तरह का प्रेशर ग्रुप का काम करते थे। ये प्रेशर ग्रुप्स वो होते हैं, अगर किसी की पॉलिसी, ट्रेड की पॉलिसी अगर इनके ऊपर गलत लग रही है तो क्या होता है कि पॉलिसी अगर गलत लग रही है तो क्या होता है कि ये प्रेशर डालते हैं और पॉलिसीज चेंज करने में सरकार जो है मजबूर हो जाती है कि पॉलिसीज चेंज करी जाएं। क्लियर। अब ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के जो पहले प्रेसिडेंट थे वो थे आपके दैट इज लाला लाजपत राय। आंसर नंबर क्या बनेगा, सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। 1920 में ये सेशन हुआ था बॉम्बे के अंतर्गत। क्लियर। और इसमें ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस को बनाने में बहुत सारे लोगों का हाथ था, जिसमें एनएम जोशी भी थे और लाला लाजपत राय भी थे, जोसेफ बैप्टिस्टा, क्लियर, दीवान चमनलाल, ये सारे लोग जो हैं इन्वॉल्व हैं। किस चीज में इन्वॉल्व हैं, ये ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस बनाने में। क्लियर। आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। लाला लाजपत राय इज द राइट आंसर। लाला लाजपत राय जी की पुस्तक का नाम आपसे पेपर में पूछा जा सकता है, अनहैप्पी इंडिया। क्लियर। और इसको पंजाब केसरी के नाम से भी जानते हैं, लाला लाजपत राय को। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। What was the solution found by the Bhimrao Ambedkar ji in the later years after the independence to end the hardship of scheduled caste people? देखिए जी, जो एससी पीपल थे, शेड्यूल्ड कास्ट पीपल थे, इनकी हार्डशिप को खत्म करने के लिए भीमराव अंबेडकर जी ने क्या कदम उठाया था, इन्होंने बुद्ध धर्म का जो है मतलब बुद्ध धर्म के अंदर जो है ज्वाइन कर चुके थे और इनको न्यू बुद्धिस्ट के नाम से जानते थे, न्यू बुद्धिस्ट के नाम से। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो है बुद्ध धर्म का जो है जो है उसको गले लगाया और उसको एम्ब्रेस किया, उसको आगे बढ़ाया। तो आंसर नंबर क्या बनेगा आपका, सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। ये बच्चे कह रहे हैं सेपरेट इलेक्टोरेट, सेपरेट इलेक्टोरेट कहां पे आ गई बात, सेपरेट इलेक्टोरेट की तो बात तो आपकी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में चल रही थी, यहां पे थोड़ा है। तो आंसर नंबर क्या बनेगा, सी। दैट इज इन्होंने बुद्ध धर्म का इस्तेमाल नॉट इस्तेमाल किया, इन्होंने बुद्ध धर्म को अपनाया। पॉइंट क्लियर। आंसर नंबर क्या बनेगा, सी। और जो है भीमराव अंबेडकर जी की बात करते हैं तो ये ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन रहे हैं हमारे। क्लियर। और लॉ मिनिस्टर रहे हैं, पहले आजाद भारत के पहले लॉ मिनिस्टर हैं। फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी इनको कहते हैं। और भीमराव अंबेडकर जी का पेपर था मूक नायक, मूक नायक। क्लियर, ये याद रखना है। सो आंसर नंबर सी, बहिष्कृत हितकर्णी सभा जो है वो भी किसकी थी, भीमराव अंबेडकर जी की थी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इनमें से जो आपका मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो है जो यूरोप में देखने को मिलता है, दैट इज द माउंट एटना। माउंट एटना जो है ये मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो है, ये कभी भी फट लेता है। क्लियर, ये कभी भी फटता है। तो ये कहां पे है, माउंट एटना, दिस इज द मोस्ट एक्टिव। एक्टिव का मतलब क्या होता है कि कभी भी फटता रहता है, कभी भी आ जाता है, एंड दैट इज इन द इटली। इटली में कहां पे, सिसिली। इटली में कहां पे, सिसिली में। पॉइंट समझ आया, इटली सिसिली, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर भी कहां पे हैं, रोम, इटली में हेडक्वार्टर हैं, याद रखना। तो आंसर नंबर क्या बनेगा, डी इज द करेक्ट आंसर, इटली। सो माउंट एटना, सिसिली, इटली। चलिए जी अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जी इनमें से 1951 में 15 में थियरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट जो है ये किसने थियरी दी थी, थियरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट जो है किसने हमें बताया था। थियरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट जो कॉन्सेप्ट दिया था वो एल्फ्रेड वैगनर ने हमें दिया था, जिसमें इन्होंने वर्ड यूज किया था कि जो पूरा इंटायर लैंड मास है उसे हम क्या कहते हैं, पैंजिया, और पैंगिया वर्ड यूज किया जाता है, और सराउंडेड है पानी से, पैंथालासा से। क्लियर। और पैंजिया जो है दो हिस्सों में टूट जाता है, वो कौन कौन से, यूरेशिया एंड लोरेशिया में टूट जाता है। लोरेशिया नॉर्थ में चला जाता है और साउथ में जो है आपका दैट इज यूरेशिया जिसे हम कहते हैं, गोंडवाना लैंड वाला पार्ट जिसे हम कहते हैं, और बीच में आ जाता है आपका टेथेसी आ जाता है, और उसके बाद जो है जी
जो है नॉर्थ में लोरेशिया और साउथ में जो है गोंडवाना लैंड वाला पार्ट आ जाता है, बीच में आ जाता है टेथे सी। ये थ्योरी हमें किसने बताई थी? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की एल्फ्रेड वेगनर ने बताई थी। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। आंसर नंबर सी। निकोलस कॉपरनिकस की अगर मैं बात करता हूं तो इन्होंने हमें बताई थी हीलियोसेंट्रिक थ्योरी। हीलियोसेंट्रिक थ्योरी का मतलब क्या होता है? दैट इज सन इज द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। सन इज द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, ये हीलियोसेंट्रिक थ्योरी में बात करी जाती है। सीसी पैटरसन, ये हमें इसने हमें क्या बताया था? एज ऑफ अर्थ, कि हमें एज का कॉन्सेप्ट इन्होंने बताया था। गैलीलियो गैलीली ने क्या बताया था? इन्होंने ऑब्जर्वेशनल एस्ट्रोनॉमी के बारे में हमें बताया था। ऑब्जर्वेशनल एस्ट्रोनॉमी के बारे में इन्होंने हमें गैलीलियो गैलीली ने बताया था। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? सी, एल्फ्रेड वेगनर इज द करेक्ट आंसर। एल्फ्रेड वेगनर। चलिए जी अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज ए पार्ट ऑफ द कंकरेंट लिस्ट? कंकरेंट लिस्ट, समवर्ती सूची का इनमें से कौन सा हिस्सा देखने को आपको मिलता है? कंकरेंट लिस्ट की बात चल रही है यहां पे। देखिए 3 लिस्ट होती हैं, आपको पता है 7 शेड्यूल है हमारा, 7वीं अनुसूची है हमारी, क्लियर, जिसमें 3 लिस्ट होती हैं, सेंटर होती है, स्टेट होती है और कंकरेंट होती है। कंकरेंट मतलब ये वाली होती है। कंकरेंट लिस्ट का मतलब क्या होता है? जिसमें सेंटर प्लस स्टेट दोनों मिलके जो है आपके कानून बनाएंगे, तो दैट इज कॉल्ड कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट का आइडिया हमने लिया था ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ठीक है। और यहां पे अब कंकरेंट लिस्ट में कौन सी चीज आती है? ये पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक की बात करूं, ये सेंटर लिस्ट में आता है, यानी कि यूनियन लिस्ट में आता है। रिमूवल ऑफ प्रिजनर्स फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट जो है ये आता है आपका कंकरेंट लिस्ट में, यानी कि कोई भी मतलब कैदी को इधर से उधर लेके जाना है, सेंटर प्लस स्टेट दोनों ही उसमें कानून बनाते हैं। ये पिलग्रिमेज इन द इंडिया, ये स्टेट के अंतर्गत आता है। लाइट हाउसेस जो आपके ये बिजली वाले घर होते हैं वो भी स्टेट में आता है। पॉइंट क्लियर? तो आंसर इसमें क्या बनने वाला है? आपका बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, रिमूवल ऑफ प्रिजनर फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। क्लियर? अगर सपोज करो कि इन तीनों में से कोई भी कानून ना बने, लाइक फॉर एग्जांपल कोई ऐसी चीज आ जाए, ना तो वो सेंटर में आती है, ना वो स्टेट में आती है, ना वो कंकरेंट में आती है, आजकल कोई भी नया कानून बन गया तो वो हम डाल देते हैं रेजिडरी पावर्स में, रेजिडरी लिस्ट में, जिसकी पावर जो होती है यानी कि सेंटर और पार्लियामेंट के हाथ में होती है। सेंटर और पार्लियामेंट के हाथ में होती है रेजिडरी लिस्ट की बातें। क्लियर? ये याद रखने वाला पार्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एसिड रेन जो है ये कॉज होती है बाय द पोल्यूशन ऑफ द एनवायरमेंट बाय, मतलब क्या है? जो एसिड रेन है आपकी वो किसके कारण होती है? एसिड रेन जो होती है वो किसके कारण होती है? एसिड रेन। अब एसिड रेन का मतलब क्या है भाई? जो एसिड है वो नीचे आ गया, धरती के ऊपर गिर गया है, तो दैट इज कॉल्ड एसिड रेन। अब रेनफॉल कहां से होता है? ट्रोपोस्फियर, शोभमंडल से होता है, मैंने आपको बताया हुआ है, क्योंकि जो आपकी एटमॉस्फेयर की पहली लेयर है वहीं पे ही रेनफॉल, क्लाउड फॉर्मेशन वहीं पे हमें देखने को मिलते हैं। और एसिड रेन में 2 चीजें आती हैं आपकी, सल्फर डाइऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये दोनों हमें देखने को मिलते हैं एसिड रेन में। सो ये होता है आपका डी ऑप्शन। यहां पे नाइट्रस ऑक्साइड लिख दिया बट एक्चुअली इसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2। क्लियर? या फिर आपका पेपर में आ सकता है HNO3 प्लस H2SO4, ये दोनों आ सकते हैं। तो दोनों में से जो ऑप्शन में आएगा उसको आप टिक कर सकते हैं। तो दिस इज डी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, आंसर नंबर डी। क्लियर? ये देखिए जी, नाइट्रिक एसिड हो गया और ये सल्फ्यूरिक एसिड हो गया। दिस इज द एसिड रेन। बहुत बढ़िया, शाबाश। समझ आ रहा है ना तुम्हें? पल्ले पड़ रहा है तुम्हारे? जी जी, समझ आ रहा है ना तुम्हें? मजा आ रहा है तुम्हें पढ़ के? चलिए आगे बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेन कॉन्ट्रीब्यूटर टू द फोटोकेमिकल स्मोक? फोटोकेमिकल स्मोक के लिए कौन सी चीज जो है रिस्पॉन्सिबल देखने को आपको मिलती है यहां पे? देखिए फोटो का मतलब यहां पे क्या होगा? लाइट होता है। केमिकल का मतलब केमिकल हो गई। स्मोक का मतलब क्या हो गया? स्मोक प्लस फोग हो गया। ठीक है, ये सब चीजें हमें देखने को मिलती हैं। तो मतलब केमिकल भी हो गया, सनलाइट भी होगी और स्मोक भी हो गया। तो इसमें मेजर कंट्रीब्यूटर जो है आपका कौन सा है? ये है आपका पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, दैट इज PAN। पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट इज द सेकेंडरी पॉल्यूटेंट।
इससे पहले अगर मैं बात करता हूं, जैसे कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की अगर हम बात करें, नाइट्रोजन ऑक्साइड की हम बात करें, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड की अगर हम बात करें, तो दे आर द प्राइमरी। लेकिन जो पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट है ये क्या है, आपके सेकेंडरी वन है। क्लियर? तो आंसर इसमें क्या बनेगा, बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया तुम्हें जी? आंसर नंबर क्या बनेगा, बी ऑप्शन बनेगा, पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट इज द करेक्ट आंसर। और ओजोन जो है आपका, ये भी सेकेंडरी पॉल्यूटेंट होता है, बट बाकी नाइट्रोजन ऑक्साइड, NO2, ये वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है आपके प्राइमरी पॉल्यूटेंट देखने को हमें मिलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बताइए। और सॉरी, एक सेकंड, वन सेकंड। यहां पे फोटोकेमिकल स्मोक का मेजर कंट्रीब्यूटर पूछा था। यहां पे सेकेंडरी पॉल्यूटेंट जो होते हैं ओजोन और पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट होते हैं, लेकिन जो प्राइमरी पॉल्यूटेंट होते हैं ना, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपके फोटोकेमिकल स्मोक के। फोटोकेमिकल स्मोक के लिए रिस्पॉन्सिबल प्राइमरी पॉल्यूटेंट होते हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ये वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा डी ऑप्शन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा आपका करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया तुम्हें जी? आंसर नंबर क्या बनेगा, डी बनेगा, नॉट द ए। बट आपको पता होना चाहिए कि प्राइमरी कौन से होते हैं, सेकेंडरी कौन से होते हैं। अगर यहां पे अगर हम इसको टिक कर रहे थे ना, तो इसको भी टिक करना पड़ना था। ये दोनों जो हैं आपके क्या हैं, सो दीज टू आर द सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। क्लियर? ये याद रखना है तुम्हें। आंसर नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलिए। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द डैमेज टिश्यू इन्वॉल्व। देखिए, जब भी किसी सेल को ग्रोथ की बात करें या डैमेज की बात करें, वो किससे होता है, मतलब रिपेयर की बात करें, ग्रोथ की बात करो, रिपेयर की बात करो, वो कैसे होता है? सो वो होता है जब आपके सेल टूटते हैं, माइटोटिक सेल से। माइटोटिक का मतलब क्या होता है, जब एक चीज दो में टूटती है, दो चीज चार में टूटती है, वैसे। क्लियर? अब क्या होता है, हमारी बॉडी में हम इतने से थे, अब हम इतने हो रहे हैं, तो इसका रीजन क्या है, हमारे सेल टूटते गए हैं, ग्रोथ होती गई है, रिपेयर होती गई है, एंड ये जो है आपकी कंट्रोल्ड वे में हुई है। वो आपकी जो ग्रोथ, सेल डिवाइड हुए हैं, वो कंट्रोल्ड वे में टूटे हैं, तो तभी ग्रोथ हुई है। अगर किसी पर्सन का, बॉडी का कोई भी ऑर्गन के पास जो है अनकंट्रोल्ड डिवीजन हो जाए, अनकंट्रोल्ड का मतलब है टूटा गया, टूटता गया, टूटता गया, टूटता गया, टूटता गया, अगर ऐसे ही चलता चला जाए तो उसे हम अनकंट्रोल्ड कहेंगे। और अनकंट्रोल्ड माइटोसिस और डिवीजन इज कॉल्ड आपका कैंसर। क्लियर? जो अनकंट्रोल्ड डिवीजन होती है उसे हम कैंसर के नाम से जानते हैं, और कैंसर की स्टडी को हम क्या कहते हैं, ऑन्कोलॉजी। और जो जीन्स रिस्पॉन्सिबल होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, ऑन्कोजीन्स कहते हैं। क्लियर? और जब भी आपके जेनेटिक कॉम्पोजिशन में चेंजेस आ जाएं तो उसे हम क्या कहेंगे, म्यूटेशन कहेंगे। जेनेटिक कॉम्पोजिशन में चेंजेस आ जाए उसे हम म्यूटेशन कहेंगे। और म्यूटेशन का कॉन्सेप्ट हमें किसने दिया था, ह्यूगो डी वरीज ने कॉन्सेप्ट हमें दिया था। क्लियर? तो आंसर इसमें क्या बनेगा, माइटोटिक सेल डिवीजन ओनली। आंसर नंबर क्या बनेगा, ए इज द करेक्ट वन। आंसर नंबर ए। क्योंकि मियोसिस जो होती है, मियोसिस वो होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे। और पेपर में ये भी आ जाता है कि डीएनए रेप्लिकेशन जो होती है वो कौन से फेज में देखने को मिलती है, सिंथेटिक फेज में देखने को मिलती है। ये पेपर में सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, डीएनए रेप्लिकेशन कब देखने को मिलती है, डीएनए रेप्लिकेशन इन द एस फेज, सिंथेटिक फेज में हमें देखने को मिलती है। बस इतना याद रखना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। ये डेटा रिलीज किया गया था सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम 2016 के अंतर्गत, जिसमें इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है आपका क्या था। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब ये होता है कि अगर 1000 बच्चे जन्म ले रहे हैं तो कितने लोगों की जो है डेथ हो रही है, कितने बच्चों की डेथ हो रही है, एंड दैट इज 34 पर 1000 लाइव बर्थ। यानी कि अगर 1000 बच्चा जन्म ले रहा है तो उसमें 34 लोगों की जो है डेथ होती है। आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आंसर नंबर बी जी, आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, 34% पर लाइव बर्थ। तो आंसर नंबर 34 इज द करेक्ट वन। ये तो आपको उसमें याद करना है, पॉपुलेशन सेंसस में आती रहती हैं ये चीजें, और प्लस कुछ ना कुछ नया डेटा जो आते रहते हैं तो उसके अकॉर्डिंग पूछ लिया है यहाँ पे। 34 इज द करेक्ट आंसर। चलिए जी, विच डायनेस्टी इमीडिएटली सक्सीडेड द मौर्य डायनेस्टी एंड रूल्ड द मगध किंगडम। देखिए सीधी सी बात यह है कि मौर्य डायनेस्टी को खत्म किसने किया था, मौर्य डायनेस्टी के लास्ट राजा थे बृहद्रथ।
और बृहद्रथ का कमांडर इन चीफ था जिसका नाम था पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग ने क्या किया था, इसको मार दिया बृहद्रथ को, और शुंग डायनेस्टी जो है आपकी स्टार्ट कर दी। ये शुंग डायनेस्टी स्टार्ट कर दी, आंसर नंबर बी। और शुंग डायनेस्टी के जो आपके कैपिटल है दैट इज पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्रा इज द कैपिटल। क्लियर। शुंग पुष्यमित्र शुंग का एक बेटा है जिसका नाम है अग्निमित्र। तो यहां पे मालविका अग्निमित्रा जो है आपको पता होगा, एक स्टोरी है, लव स्टोरी है। ये किसने लिखी है, दैट इज किसने लिखी है, जिन्हें हम इंडियन शेक्सपियर कहते हैं, बता सकते हैं आप लोग, कालिदास जी ने लिखी है, कालिदास जी ने लिखी है। क्लियर। ये आंसर नंबर क्या बनेगा, बी। सतवाहनास को हम क्या कहते हैं, आंध्रास कहा जाता है, और आंध्रास के जो फाउंडर हैं उनका नाम क्या है, सिमुका, और इनकी कैपिटल क्या है, अमरावती। अमरावती। ठीक है। नंद की बात करते हैं। नंद डायनेस्टी को हराया किसने था, नंद डायनेस्टी को हराया किसने था, मौर्य ने हराया था, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था, कौटिल्य की मदद से, चाणक्य की मदद से, इंडियन माइकेवेली की मदद से, और धनानंद को हराया था। कान्वा डायनेस्टी की अगर मैं बात करता हूं तो इसके फाउंडर का नाम क्या है, देवभूति। देवभूति इज द नेम, कान्वा डायनेस्टी के फाउंडर का नाम। क्लियर हो गया तुम्हें। सॉरी वासुदेव कान्वा। वासुदेव कान्वा इज द फाउंडर ऑफ कान्वा डायनेस्टी, और वासुदेव कान्वा ने देवभूति को हराया था। और देवभूति कौन है, ये लास्ट शुंग एम्पायर का राजा है। लास्ट शुंग एम्पायर का जो राजा है वो है देवभूति। देवभूति को हराया था वासुदेव कान्वा ने, जो कि कान्वा डायनेस्टी को फाउंड किया था। क्लियर। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आंसर नंबर बी, शुंग इज द करेक्ट आंसर, शुंग। चलिए अगले बात करते हैं। राष्ट्रपति के आपके इलेक्शन में कोई डाउट हो रहा है, कोई डिस्प्यूट हो रहा है, तो उसका जो इंक्वायरी है वो कौन देखता है, तो इसकी इंक्वायरी जो होता है अंडर आर्टिकल 71 के अकॉर्डिंग जो है सुप्रीम कोर्ट जो है आपकी देखती है। सुप्रीम कोर्ट जो है इस चीज को देखती है। पॉइंट समझ आया। जो भी इलेक्शन के डिस्प्यूट होंगे, डाउट होंगे, वो सुप्रीम कोर्ट देखेगी अंडर आर्टिकल 71। दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट पार्ट। क्लियर। सुप्रीम कोर्ट की अगर मैं बात करता हूं तो रेगुलेटिंग एक्ट 7073 के अकॉर्डिंग पहले सुप्रीम कोर्ट कहां पे बनी थी, कलकत्ता में 7074 में। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अकॉर्डिंग जो है दिल्ली में बनाए गए थे, और 28 जनवरी 1950 को जो है आपकी सुप्रीम कोर्ट बनी थी। अब ये मेन है आपकी सुप्रीम कोर्ट है दिल्ली में। आंसर नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। आंसर नंबर 4 सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल कितना है, 124, और हाई कोर्ट का आर्टिकल कितना है, 214। ये याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। क्वेश्चन देखिए जी क्या कहते हैं, इन दिस इंस्टांस वी कुड नॉट प्ले ऑफ द मोमडन्स अगेंस्ट द हिंदू। मतलब सीधी सी बात यह है, इस चीज के टाइम पे हम मुसलमानों को हिंदुओं के अगेंस्ट भड़का नहीं सकते। ये जो है एचिंसन ने एक वर्ड यूज किया था, ये किस इवेंट के लिए ये वर्ड यूज किया गया था, ये कि हाँ हम मोमडन्स को, मुसलमानों को हिंदुओं के अगेंस्ट नहीं खेल सकते, और अब खेलना जो है वो गलत हो जाएगा। मतलब हिंदू मुसलमान की जो लड़ाई है वो नहीं कर सकते। ये किस टाइम पे बोला गया था, तो दिस इज द एट द टाइम ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। 1857 के टाइम पे जो है ये बोला गया था। पॉइंट समझ आया आप लोगों को। यस। तो आंसर नंबर क्या बनेगा, 1 इज द करेक्ट आंसर। चंपारण सत्याग्रह ये 1917 में हुआ था। गांधी जी का पहला सत्याग्रह था, बिहार में था। इंडिगो कल्टीवेशन के लिए ये सत्याग्रह किया गया था। राजकुमार शुक्ला गांधी जी को बुलाने लेके आए थे यहां पे, और गांधी जी का पहला सत्याग्रह था इंडिया में। खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, खिलाफत आंदोलन जो है 1919 में स्टार्ट हुआ था। मोहम्मद अली और शौकत अली ने स्टार्ट किया था। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1 अगस्त 1920 को स्टार्ट करी गई थी गांधी जी द्वारा, और इंडिया की मास बेस्ड मूवमेंट थी। गांधी जी ने बोला था 1 साल में हम आजादी लेंगे यहां पे। अगस्त मूवमेंट ऑफ 1942 जो कि आपकी जो है क्विट इंडिया मूवमेंट आती है, भारत छोड़ो आंदोलन, जब गांधी जी ने यहां पे बोला था डू और डाई, करो या मरो के नारे दिए गए थे। और यहां पे जो है लीडरलेस मूवमेंट थी, वायलेंट मूवमेंट हो गई थी। क्विट इंडिया मूवमेंट जो है किसके रिस्पांस में स्टार्ट करी गई थी, क्रिप्स प्रपोजल के रिस्पांस में स्टार्ट करी गई थी। ये भी आपको पता होना चाहिए। आंसर नंबर ए, रिवोल्ट ऑफ 1857। चलिए जी अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ए वुंड स्टॉप्स ब्लीडिंग, मतलब क्या है कि अगर कोई कट लग गया है, वहां पे ब्लड आना बंद हो गया, स्टॉप हो गया, और उससे क्या बन गया, क्लॉट बन गया, मतलब ब्लड जम गया, क्लॉट बन गया। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कोएगुलेशन के नाम से जानते हैं।
ब्लड क्लॉटिंग में 4 चीजों की आवश्यकता होती है। वो कौन कौन सी? एक तो विटामिन के की आवश्यकता होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? फिलोक्विनोन और फाइलोक्विनोन कहते हैं। क्लियर? एक होती है कैल्शियम की जरूरत। क्लियर? और एक होती है प्रोथ्रोम्बिन की जरूरत, और एक जरूरत होती है आपकी दैट इज प्रोथ्रोम्बिन हो गया, और एक हो गया फिब्रोनोजन की जरूरत। पॉइंट समझ आया? तो इनमें ये दोनों क्या है? 2 प्रोटीन है आपके। क्लियर? और इन 2 प्रोटीन में जो फिब्रोनोजन है आपका, फिब्रोनोजन जो है आपका वो क्या है? दैट इज अ कंपल्सरी प्रोटीन। कंपल्सरी प्रोटीन। क्लियर? दिस इज द इंपॉर्टेंट, फिब्रोनोजन इज द कंपल्सरी प्रोटीन। पॉइंट क्लियर हो गया तुम्हें? तो यहां पे आंसर क्या बनेगा? कोएगुलेशन इज द करेक्ट आंसर। कोएगुलेशन, आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? ट्रांसफ्यूजन के लिए बात करते हैं तो यहां पे जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन होती है आपकी, क्लियर, ये कॉन्सेप्ट हमें किसने बताया था? जेम्स ब्लंडेल ने हमें बताया था। दैट इज ब्लड ट्रांसफ्यूजन का कॉन्सेप्ट, एक पर्सन से निकाल के दूसरे पर्सन की बॉडी में डालना। क्लियर? फर्मेंटेशन क्या होता है? जहां पे हम जो ग्लूकोज होती है उसको शराब में कन्वर्ट करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एंड दैट शराब इज कॉल्ड इथाइल एल्कोहल। क्लियर? इथाइल एल्कोहल इज मतलब फर्मेंटेशन के तरीके से। तो आंसर इसमें क्या बन गया जी आपका? दैट इज बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन। क्लियर? तो गाइस ये थे आज के लेक्चर के अंदर क्वेश्चन। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, और ऐसे ही मैराथन हम और भी लेके आएंगे। सारे अपडेट्स जो हैं आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको मिलते हैं डॉक्टर विपिन गोयल के नाम से, और आप मुझे पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर। और अगर आप लोग जो हैं स्टेट पीसीएस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये सारे स्टेट पीसीएस हमारे पास अवेलेबल हैं। प्री प्लस मेंस इंटरव्यू की आपकी तैयारी करवाई जाती है, 1-to-1 मेंटोरशिप, प्रीलिम्स के लिए अलग से यहाँ पे सीरीज होती है इंटरनल, और प्लस मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिसेस आपको डेली करवाई जाती है, और इंग्लिश हिंदी में नोट्स हैं, और हैंड रिटन नोट्स भी इंग्लिश हिंदी में आपको यहाँ पे मिलते हैं। जब आप इन कोर्सेज को बाय करेंगे तो आप उसमें कोड लगा लेना VIP लाइव, तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट देखने को मिलेगा। और इन सभी कोर्सेज के लिंक जो हैं डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में है, नहीं तो आप स्टडी IQ ऐप और वेबसाइट के ऊपर जाके भी इन कोर्सेज को ले सकते हो। तो स्टार्ट करेंगे इन बैचेस में, और अच्छे से पढ़ो, तैयारी करो अपनी, ठीक है? सभी लिंक जो हैं डिस्क्रिप्शन, कमेंट सेक्शन, नहीं तो स्टडी IQ ऐप और वेबसाइट के ऊपर ले सकते हो। सो गुड लक गाइस, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू सो मच।